नहीं, ये डेवलपमेंट जो हुआ है, ऑफ कोर्स चाइना नो इस बो डाउन नहीं कर रहा है ना, वो डट के मुकाबला कर रहा है, आपने जैसे बोला। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्टेप लिए रेयर अर्थ मटेरियल, उनको पता है, देखो वो ऐसा नहीं, चाइना ने ये स्टेप बहुत सोच समझ के लिए, उनको पता है कि अगर कोई भी कंट्री ये प्रोडक्शन चालू भी करती है, इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, तब तक हमारी मोनोपोली है, तो उसका यूज किया जाए। और उस तरह से ना उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स की, और नो ट्रम्प को बोला कि भाई आप ये लगाएंगे तो हम यहाँ लगाएंगे। और उन्होंने साफ साफ, अगर आप देखो, चाइना सही में सभी कंट्री को बोल रहे हैं कि आप यूएस को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो भी हम लोग रेयर मटेरियल आपको दे रहे हैं वो री एक्सपोर्ट वहाँ ऐसे चला नहीं जा सकता है। तो इसके वजह से ट्रम्प साहब थोड़ी नरमी ला गए। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि सब कुछ अच्छा नहीं है इन दो कंट्री के बीच में। नंबर वन नंबर टू की बात करें हम लोग, और नंबर टू ऐसे झुक नहीं जाता, क्योंकि अभी चाइना, ये चाइना पुराना चाइना नहीं, ये चाइना के पास टेक्नोलॉजी, ये चाइना के पास नो मिनरल्स है, ये चाइना के पास सब कुछ है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है। तो वो नीचे झुक नहीं रहा। और देखिए पिछले 6 महीने से जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं ना, तो वो तो तय है कि ये चीज़ देखो इतना इजीली सॉल्व नहीं होगी ये। चलो अभी पता नहीं है, ट्रम्प ये 13-14 को शायद ये मीटिंग थी, वो होने वाली है कि नहीं होने वाली है, और ये कितने टाइम तक चलेगा। लेकिन उसके वजह से क्या ट्रेड को इम्पैक्ट आता है, उसके वजह से क्या होता है कि चाइना और सख्ती करता है अपने एंड से भी, और यूएस भी ट्राई कर रहा है। और ट्रम्प कुछ भी होके ना, वो चाहते हैं कि एक अच्छी डील साइन हो जाए चाइना से, चाइना वो चाहता नहीं है। तो ये लंबा चलेगा, मुझे तो लगता है ये 3-6 महीने, पता नहीं फाइनेंशियल 26 तक खींचेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है। और आई थिंक उसके वजह से ट्रेड का इम्पैक्ट आएगा। चलिए आज आई थिंक इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेड वर्ल्ड ओवर अगर डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और इन यूएस में भी प्रॉब्लम आएगी, चाइना इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम भी इससे बाकात नहीं रह सकते। हम्म, बिल्कुल हम इससे अलग नहीं रह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि चाइना का जो रुख है वो बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि हम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम भी यूएस के दबाव में दब नहीं रहे हैं। अपनी जो हमारी जिस तरह की दो सेक्टर्स है बेसिकली, चाहे वो एग्री की बात करें या फिर डेयरी सेक्टर की बात करें, उनको लेकर जो हमारा स्टैंड है उसके ऊपर हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो दो बड़े देश हैं जिससे यूएस को काफ़ी हद तक टक्कर मिल रही है या फिर मुकाबला मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज एशियन मार्केट्स में दिख रहा है। हो सकता है हमारे मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन सर एफआईएस का अगर आप आंकड़े देखेंगे, शुक्रवार को करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईएस की ओर से फिर से होती हुई दिखी। 1708 करोड़ रुपए की खरीदारी हमने डीआईएस की ओर से भी देखी। अब पिछले 4 दिन का अगर आप नंबर देखेंगे तो आपको नजर आएगा 7 तारीख से एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 7 तारीख को 1441 करोड़ रुपए की खरीदारी थी, 8 को भी, 9 को भी और 10 को भी। यानी कि बीता हफ्ता जो निकला है, केवल 6 तारीख को सोमवार को छोड़ दे 314 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। नेट नेट देखा जाए तो 5 में से 4 दिन एफआईएस की ओर से खरीदारी ही हुई है। अब अक्टूबर महीने में जो नेट नेट अब तक का नंबर है वो केवल 213 करोड़ रुपए का बचा है, जो कि एक समय हम देख रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास भी 4,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा था। तो वो सारी बिकवाली ऑलमोस्ट खत्म हो गई पिछले 4 दिन का जो एफआईएस का खरीदारी का नंबर है। सर मान के चलें, क्योंकि हर कोई कॉशियस था कि एफआईएस के नंबर्स को थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, एक दिन की खरीदारी से आप इतना ज़्यादा खुश मत होइए। अब तो 4 दिन के नंबर्स हैं सर, मान के चलें कि एफआईएस की वापसी हो चुकी है इंडियन मार्केट्स में, या अभी भी थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए? नहीं देखिए, 4 दिन के या 5 दिन के नंबर पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि चलिए उनकी नंबर्स थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। और अगर हम लोग रिजल्ट सीजन की भी बात करें तो ऑफकोर्स टीसीएस का ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉब्लम वही ना कि एनालिस्ट को और पूरे मार्केट को इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और आईटी का भी चालू हुआ है, लेकिन जो बिजनेस अपडेट्स आए थे वो थोड़े पॉजिटिव थे। काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स ना, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट के देखें तो बहुत सारी कंपनी के पॉजिटिव है, तो वो भी एक्चुअली क्या है कि एफआई अभी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ध्यान से देख रहा है। जियो पॉलिटिकल इश्यूज और ये जो अपने इंडिया और यूएस की ट्रेड डील वो तो होने वाली है, अब नवंबर में भी दिसंबर में भी वो पता नहीं है। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो एफआई कंटिन्यूसली आएंगे वापस। तो देखना रहेगा कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में इतना इस बार उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर भी था काफ़ी हद तक नो प्रेशर में ही था मार्केट ओवरऑल और सभी सेगमेंट। तो लेकिन ये जीएसटी बूस्ट की वजह से यहाँ से अगर रुख बदलता है तो एफआई की वापसी धीरे धीरे हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से एक आध महीना और पूरा नेट फिगर देखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आज थोड़ा रिकवर होगा, लेकिन अगर चाइना यूएस का कुछ भी हुआ बड़ा वापिस, तो ये एफआई कभी भी नेगेटिव, और एक नंबर इतना बड़ा नेगेटिव आ जाएगा पूरे वीक का नंबर चला जाएगा पॉजिटिव का। तो आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ हमें नेट पॉजिटिव चलना चाहिए, तब जाके कह सकते हैं कि एफआई इज रिटर्निंग बैक। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर Q2 के नंबर्स अच्छे आए, जैसा कि हमने बिजनेस अपडेट्स में देखा था, तो हो सकता है कि धीरे धीरे एफआईएस की इंडियन मार्केट्स में वापसी हो जाए, राइट? या
वही वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। जरा एक बार वायदा बाजार के आंकड़े भी देखिए। हमने कैश के नंबर्स तो डिस्कस कर लिए कि 4 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है। वायदा बाजार में भी देखें तो बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। इनफैक्ट 850 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे खरीदारी का नंबर है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए और लगभग 300 करोड़ रुपए की स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीदारी हुई। नेट नेट देखें तो करीब 13,000 करोड़ रुपए की खरीदारी वायदा बाजार में एफआईएस की ओर से 10 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार के सेशन में हमने बनती हुई देखी, और इसका रिफ्लेक्शन आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशो में भी साफ तौर पे दिख जाएगा। हालांकि पिछले 3-4 दिन का नंबर आपको 7.5% के आसपास का नजर आएगा, यानी कि टोटल जो उनकी पोजीशन है इंडियन मार्केट्स में, उसमें जो लॉन्ग्स हैं यानी कि जो तेजी के सौदे हैं उनका हिस्सा केवल 7.5% के आसपास है। लेकिन ये जो वायदा बाजार के आंकड़े हैं ये दर्शा रहे हैं कि कुछ खरीदारी उनकी ओर से हो रही है और कुछ लॉन्ग पोजीशंस फिर से बिल्डअप हो रही है, और शॉर्ट्स में हल्की हल्की ही सही लेकिन थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि पोजीशनिंग जो है वो हल्की होती हुई दिख रही है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन मंदी के सौदे उनकी ओर से कम होते हुए दिख रहे हैं। सर, डेटा ऐसे पढ़ना ठीक है या कुछ और भी आपने इसमें से रीड किया है? नहीं नहीं, बात सही है आपकी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली देर इज एन इम्प्रूवमेंट, एंड जैसे जैसे रिजल्ट आएगा हमें और पता चलेगा। और प्लस जियो पॉलिटिकल थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि यूएस चाइना का इशू, लेकिन हाँ धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू करे और चाइना और यूएस के एंड से कुछ बड़ा मेजर ना आए तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा 2-3 महीने, और मुझे तो लग ही रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि ये दिवाली आई थिंक बम्पर जाएगी डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज के लिए। सो होपफुली अगर ये क्वार्टर अगर सेटल हो जाए या अच्छा भी थोड़ा मिडल भी निकल गया ना, आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा, तो आई थिंक तब हम देखेंगे एफआई की अच्छी रिकवरी यहाँ से आनी चाहिए। ओके, तो हमारे नतीजे अच्छे रहें, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ना बिगड़ जाए, फिर हो सकता है कि एफआईएस की ओर से इंडियन मार्केट में वापसी होती हुई दिखे या फिर रुख पॉजिटिव होता हुआ दिखे, जैसा हमने पिछले 4 दिन में देखा है। कुछ घरेलू संकेतों की बात करें तो रुपया हमारा 9 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ था शुक्रवार के सेशन में, और गुरुवार को जो 88-78 का लेवल था वो 88-69 पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। तो रुपए में कुछ ज़रूर सुधार देखने को मिला। और जो वीकली डेटा आता है फॉरेक्स का यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का, उसमें हमने देखा है कि $0.27 बिलियन की कमी देखने को मिली है। वीक ऑन वीक बेसिस पर आप देखेंगे तो 3 अक्टूबर को जो ख़त्म हफ्ता है उसमें जो नंबर्स आए हैं उस हिसाब से देखें तो आपको ये दिखेगा कि $700 बिलियन के नीचे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो फिसलता हुआ दिखा है। सर, ये तो ऐसी कोई दिक्कत की घबराने वाली बात नहीं है, $700 बिलियन के आसपास के जो नंबर्स हैं फॉरेक्स डेटा के। नहीं, ऐसे तो घबराने वाली बात नहीं है। और देखिए एक आरबीआई का भी एक रुख रहा है अभी किसी टाइम से कि वो रूपी को डेप्रिशिएट होने दे रहे हैं। रीज़न वही है कि जो अभी भी एक्सपोर्ट के इश्यूज है अपने वो बड़े हैं। जो ट्रम्प से टैरिफ हुआ है उसके वजह से कुछ कुछ सेक्टर जो ऑलरेडी टेक्सटाइल ले लो, जेम्स एंड ज्वेलरी से लेके लेदर से वो के और सी फूड्स हो, तो वो सबको इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट अच्छे कम हो गए। तो रूपी अगर जब तक अगर हम लोग डेप्रिशिएट नहीं रखेंगे तो हमारे और प्रॉब्लम आ सकती है एक्सपोर्ट में, इसलिए वो डेलिब्रेट है। अभी आप देखिए तो आरबीआई रूपी को बचाने का भी ट्राई नहीं कर रहा है, और वो करना भी चाहिए। देखिए क्या है कि चाइना भी देखो सालों साल, अगर आप 2 डिकेड देखो उसने येन को वैसे ही रखा है, नो नॉट येन, उनकी करेंसी को आप देखें तो नीचे ही रखा है, क्योंकि वो चाहते थे अपना एक्सपोर्ट, तो हमें भी वो रुख रखना पड़ेगा। तो आई थिंक टेलिंग दैट नहीं रूपी स्ट्रांग हो डॉलर के सामने, वो हमारे लिए हितावत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के ट्रेड के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, आई थिंक अगर वीक करेंसी रहेगी तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट को एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। अगर वहाँ इम्पैक्ट आने लगा ना तो आपको फिर आप जीडीपी में भी इम्पैक्ट आएगा धीरे, क्योंकि वो रेप्लिका होता है, पूरी साइकिल हिलती है, और आपके काफ़ी सारे कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ और वो सब भी जॉब लॉस होते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। तो आई थिंक ये आरबीआई का कैलकुलेशन, और आई थिंक दे आर डूइंग वेल। आई थिंक हमारे पास इनफ फॉरेक्स है और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस ये आई थिंक ये आगे जाके यही रुख रहेगा। बिल्कुल, आरबीआई का एक डेलिब्रेट मूव रहा है। आरबीआई ने रुपए को बचाने की कोशिश नहीं करी या फिर सपोर्ट नहीं दिया, जिस वजह से नेचुरल सी बात है कि हम रुपए में कमजोरी देख रहे हैं, और इससे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो आरबीआई का जो रुख है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिहाज से कि रुपया और जो फॉरेक्स का डेटा है वो किस तरह से रहा है। चलिए कुछ स्टॉक्स की भी बात करते हैं। नंबर्स कुछ आए हैं, कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं कंपनियों की ओर से। सबसे पहले सर डीमार्ट के नंबर पे बात कर लेते हैं। इस बार अगर देखेंगे तो मुनाफा और जो नंबर्स आए हैं ऑलमोस्ट आपको इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएंगे, यानी कि अनुमान के मुताबिक नंबर है जैसा हमने बिजनेस अपडेट्स में देखा था। और बिजनेस अपडेट आपको बता दूं इनके कमजोर माने थे बाजार ने, उसके बाद स्टॉक में हमने नेगेटिव रिएक्शन बनता हुआ दिखा था। 4% के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.5% रेवेन्यू ग्रो किया। अबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा
18% बढ़कर आया 1214 करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने बिजनेस अपडेट्स में देखा भी था, इसमें ऑलमोस्ट 28-29 बेसिस पॉइंट का फॉल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 7.5% के पार थे, वो घटकर 7.25% के आसपास आ गए। तो सर बिजनेस अपडेट्स के मुताबिक ही नंबर्स हैं, कोई बड़ा नीजक रिएक्शन एक्सपेक्टेड आज नंबर्स के बाद? देखिए नीजेक थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ डीमार्ट एक साइक्लिकल, अगर साइक्लिकल नहीं लेकिन एक सेक्युलर मुझे ट्रेंड लग रहा है कि वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। और आप देखिए मार्जिन में अगर आप देखो तो कम हो रहा है एक तरह से। अगर आप देखो तो डीमार्ट एक तरह से नो सेल्स और सेल्स और मार्जिन दोनों में अच्छा रहा था, और उसके रेवेन्यू ग्रोथ भी ओवरऑल पहले ठीक ठाक रहती थी। लेकिन अगर आप पीछे 3 साल से देखो तो डीमार्ट ने रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि वो जो ई कॉमर्स से जो फाइट मिली है ना, वो तगड़ी फाइट है, और अभी आप देखो वो और इंटेंसिफाई हो रहा है। और डीमार्ट रेडी, जो आई थिंक डीमार्ट रेडी नाम है, आई थिंक उनका जो ऑनलाइन जी। है वो इतना चल नहीं रहा है। तो यहाँ आगे जाके एक पूरा रुख और कहते हैं ना ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, फास्ट डिलीवरी की तरफ जाए, तब डीमार्ट को बहुत कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से इतना, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोलूँ कि इतना मूवमेंट नहीं आएगी और इतना रिटर्न नहीं दे सकता है। तो आई थिंक अगर कोई इन्वेस्टर हो तो आई थिंक उनको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें लगता है कि डीमार्ट है, लेकिन उसका पी रेशियो देखो, आई थिंक अभी भी आई थिंक ओवरऑल 100 के ऊपर है। सो दैट इज नो एट दिस लेवल इफ यू हैव दैट स्लो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आई थिंक दैट इज आई नो, अगर किसी को मूव करना है तो यहाँ से मूव करके आई थिंक ये इटर्नल और स्विगी बेटर ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हो गई नंबर्स को लेकर बातचीत। जैसे हमने अपडेट्स देखे थे कुछ वैसे ही नंबर्स आते हुए देखे, और कोई बहुत बड़ा ताबड़तोड़ या फिर कोई बड़ा नीजक रिएक्शन स्टॉक में आ जाएगा उसकी गुंजाइश फिलहाल कम नजर आती है। डीमार्ट के अलावा सर वारी रिन्यूएबल टेक, मैं वारी एनर्जीज की नहीं, वारी रिन्यूएबल टेक की बात कर रहा हूँ, इनके नंबर्स आए हैं दूसरी तिमाही का, और रिकॉर्ड स्तर पर इनका जो तिमाही प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है सर, डबल से भी ज़्यादा हुआ है, 117% बढ़कर 116.3 करोड़ रहा। रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 50% का जंप है। दो चीज़ें हैं जो कि इस बार नंबर्स में कंट्रीब्यूट करती हुई दिखी हैं। पहला, इनका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो रोबस्ट रहा है, और दूसरा मार्जिन एक्सपेंशन। ये दो फैक्टर्स रहे हैं जिस वजह से नतीजों में इस बार हमने, चाहे वो रेवेन्यू की बात करें चाहे मुनाफे की बात करें, जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो सर वारी रिन्यूएबल टेक नंबर्स के बेसिस पर आज कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है? सी वारी ओवरऑल ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, और पास में भी ना उनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखो ये स्टॉक ने भी नो पिछले 3 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर आगे जाके भी वो बोल रहे कि डबल यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले, ईपीसी और ओएनएम के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और सोलर और स्टोरेज में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑर्डर पाइपलाइन का बहुत बड़ा एक्सपांशन है, और यहाँ से उनको लग रहा, अगर आप देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मार्जिन इंप्रूवमेंट जो हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ और प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट है तो उसके लिए, उसके वजह से ना स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और प्रमोटर भी अगर आप देखो ना तो वो भी बहुत क्लियर है कि वो करना क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सो एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा कर रहा है। और देखो आगे जाके रिन्यूएबल पे तो ऑफ कोर्स फोकस है, लेकिन ये स्टॉक जैसे पहले भी अगर हमें पता है कि अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप बाकी सब देखें तो ये एक मुझे डिसेंट वैल्यूएशन पे एक स्टॉक लग रहा है। आई थिंक किसी को लेना है तो यहाँ से, और एवरी डिप्स आप धीरे धीरे बाय कीजिए। आई थिंक 2-3 साल में ये अच्छा रिटर्न दे सके, जिस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है। आई थिंक आई एम पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिए आप, धीरे धीरे नीचे मिलता है तो भी आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये हो गई वारी रिन्यूएबल टेक की बात, जिसके नंबर्स हमने ओवर द वीकेंड आते हुए देखे हैं। इसके साथ साथ सर बजाज फिनसर्व, इनके अपडेट्स आए हैं सितंबर महीने के, जो अपडेट इन्होंने दिए हैं उसके हिसाब से जो बजाज लाइफ इंश्योरेंस का कुल प्रीमियम है, कुल प्रीमियम आय वो 1375 करोड़ रुपये के आसपास रही, और जनरल इंश्योरेंस का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न है वो 2218.8 करोड़ पर रहा है। ये थोड़ा टाइपो है, आपको दिख रहा है जो नंबर, 2218.8 करोड़ रुपए का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न है। सर ये जो बजाज लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, ओवरऑल जो जनरल इंश्योरेंस का भी जो प्रीमियम के नंबर्स आए हैं, उसके बाद आज बजाज फिनसर्व में किस तरह का रिएक्शन दिख सकता है? से बजाज फिनसर्व ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, लेकिन देखिए अगर मुझे बताया जाए कि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस, आई ऑलवेज प्रीफर बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व में एक स्टेडी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंश्योरेंस बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है।
और बजाज फिनसर्व नो थोड़ा, अगर आप देखो तो मूवमेंट में थोड़ा बजाज फाइनेंस के पीछे चल रहा है, लेकिन एक डिसेंट सा आप कह सकते हैं कि ना ओवरऑल उसने रिटर्न दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से आगे जाके भी ना, अगर आप देखो जनरल इंश्योरेंस और बजाज फिनसर्व का जो भी इंश्योरेंस का है, वो थोड़े नंबर थोड़े वीक आए थे कुछ क्वार्टर्स के और कुछ मंथ के, तो आई थिंक वहाँ थोड़ी आप नमी देख पाओगे आगे जाके। और ऑफ कोर्स वो फुल एक्विजिशन अलायंस का कर रहे हैं, और आगे जाके वो बोल रहे हैं कि भाई हेल्दी सी आर ए आर रेट ऑलमोस्ट 21% है, तो वो एक अच्छा है इंश्योरेंस हेल्थ। और उस पर कहते हैं कि एक्सपेंशन तो करे, लेकिन तो भी मुझे लग रहा है कि अगर आप बात करें तो ये डिसेंट मूव दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक स्टिल आई विल प्रीफर बजाज फाइनेंस। क्योंकि बजाज फाइनेंस अगर आप देखो तो ये जो सीजन आ रहा है फेस्टिवल से, आई थिंक उसमें उनको बहुत फायदा होगा, और आगे जाके वो डिसेंट रिटर्न यहाँ से और दे पाएगा कंपेयर टू बजाज फिनसर्व। लेकिन सर बजाज फाइनेंस अगर हम देखें तो 1,000 रुपये का लेवल पार कर चुका है, तो जिस तरह का मूव आ चुका है बजाज फाइनेंस में, जो अप मूव हमने देखा है, 1 महीने का चार्ट दिखाई बजाज फाइनेंस का, तो जिस तरह का रनअप आ चुका है सर, उसके बाद भी गुंजाइश है मतलब नई खरीदारी की? देखिए, ये मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ, 1 साल 2 साल के, मैं शॉर्ट टर्म तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ठीक में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के 2 क्वार्टर इस कंपनीज के लिए अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो बूस्ट आया है व्हीकल फाइनेंसिंग में, और अगर आप कंज्यूमर ग्रोथ में देखें, ये जो जिस तरह के, अगर आप देखो जोमेटो ले लो, जियो ले लो, और वो सब में अमेजोन में बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आना चालू हो गए, तो मुझे लग रहा है कंज्यूमर बूस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक ऐसा है कि ये सेफ बेट मुझे लग रहा है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, जहाँ क्योंकि यही नंबर वन है अगर आप कंज्यूमर फाइनेंस की बात करें। ऑफ कोर्स व्हीकल फाइनेंस में नहीं, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ, आई थिंक उसमें आई थिंक बजाज काफी आगे है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये 2 क्वार्टर उनके अच्छे जाने चाहिए। ठीक है, ओके। लंबी अवधि के लिए बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व, हमेशा बजाज फाइनेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये तपन सर हमें बता रहे हैं। सर अदानी ग्रुप से अदानी एनर्जी, इनके Q2 के अपडेट्स आए हैं। लगातार दूसरी तिमाही रही है जब अदानी एनर्जी ने ये बोला है कि इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 100% से ज़्यादा रही है, 100.59% का नंबर है जो कि दूसरी तिमाही रिपोर्ट किया है। ट्रांसमिशन की जो ऑर्डर बुक है वो 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, और सिस्टम अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% रही। और ट्रांसमिशन बिजनेस में इन्होंने कुछ 190 सर्किट किलोमीटर इस बार जोड़े हैं। टोटल नेटवर्क का जो साइज है वो बढ़कर 26,705 सर्किट किलोमीटर पर पहुंच गया है। तो अदानी एनर्जी के भी नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं सर, स्टॉक में कुछ इसका रिएक्शन दिखेगा आज पॉजिटिव साइड पर? देखिए, अदानी एनर्जी में बात करूँ ना, तो आई थिंक ये स्टॉक कुछ इतना मूवमेंट नहीं आया कितने टाइम से, क्योंकि उसके वो केसेस तो चल ही रहे हैं, अभी भी यूएस का एक केस चल रहा है और अदानी का, और प्लस बाकी सब केस तो खारिज हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन अगर आप देखो तो ये बहुत ऊपर बढ़ गया था, और फिर आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इतना बढ़ गया था कि अभी वो आई थिंक डिसेंट मूव में आ रहा है। एक समय पे वो तो 400 के पी के ऊपर था, अभी 44 के आसपास है। लेकिन ये कंपनी आप देखें तो नो स्टेडी रिटर्न देती है क्वार्टर टू क्वार्टर। और ट्रांसमिशन बिजनेस में देखिए, आप अदानी ग्रीन ले लो या अदानी थर्मल ले लो, अगर वहां से अगर आपका पावर जनरेट हो तो ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा, तो यही कंपनी करती है। और ट्रांसमिशन की इंडिया में अगर कहा जाए तो पावर ग्रिड और अदानी एनर्जी, ये 2 कंपनी है जो कह सकते हैं ना कि कमांडेबल जॉब कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो उस लेवल पे और आगे जाके भी रिन्यूएबल सेक्टर में जिस तरह से 500 गीगावाट की डिमांड होनी चाहिए आगे जाके 2030 में, जो गवर्नमेंट बोल रही है, और उस तरह से कैपेसिटी भी मिले, तो आई थिंक एक ट्रांसमिशन बिजनेस है, एक सेफ बेट है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज नीचे आ गया, आई थिंक यहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अदानी का एक केस पेंडिंग है, वो भी अगर सॉल्व हो जाता है तो यहाँ से मुझे एक अच्छा अपू दिखा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट हो सकता है। अदानी एनर्जी की बात कर रहे हैं? हाँ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर सिग्नेचर ग्लोबल, इसको भी देखिए एक बार, इनके भी Q2 के अपडेट्स जो इन्होंने जारी किए हैं ना, उसके हिसाब से इनका जो टोटल प्री सेल्स है उसमें 28% का ड्रॉप इस बार इन्होंने रिपोर्ट किया है। 2010 करोड़ का नंबर आया। जो एरिया सोल्ड है यानी कि जो एरिया बेचा है इन्होंने, उसमें भी 44% का ड्रॉप है, और 44% साल दर साल, और क्वार्टर क्वार्टर भी 17% का ड्रॉप है। 1.34 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने ड्रॉप इस बार बेचा है। कलेक्शंस में 2% का अपमूव ज़रूर है, 940 करोड़ रुपए का नंबर आया, और जो एवरेज सेल्स रियलाइजेशंस हैं वो भी इम्प्रूव होकर आए हैं 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर। सोना में इन्होंने एक नई ज़मीन खरीदी, जिस वजह से जो नेट डेट है वो बढ़कर 970 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो नंबर्स मिक्स बैग नज़र आ रहे हैं सर। रियल एस्टेट में अगर सर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो सिग्नेचर ग्लोबल या फिर कोई और स्टॉक आपको पसंद है? या सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर इतने अच्छे नहीं है, प्री सेल्स बहुत डाउन है।
देखिए वो बहुत बड़ा पेरीमीटर होता है ना, क्योंकि आगे जाके उसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसे होगा। स्टॉक गिर चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा खासा अपने टॉप से ऑलमोस्ट 37-40% गिर चुका है। लेकिन अगर सेल्स में देखो, ये प्रीएम्प्ट हो जाता है, मार्केट को भी पता चलता है कि आगे जाके कुछ दिक्कत है, इसलिए वो स्टॉक गिर रहा है। स्टॉक ओवरऑल देखे बढ़ भी अच्छा गया था, काफ़ी इनके गुड़गांव में प्रीमियम लॉन्चेस है, और कलेक्शन वो 2,000 करोड़ पर क्वार्टर की बातें कर रहे हैं। एवरेज रियलाइजेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगे जाके पाइपलाइन और वो हमें थोड़ा नजर में रखना। प्री सेल्स नंबर डाउन है तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाऊंगा इस स्टॉक के बारे में, इवन तो स्टॉक नीचे तो भी मैं एक आध क्वार्टर वेट कर लूंगा। क्योंकि आई थिंक इनके नंबर्स अच्छे आएंगे प्री सेल्स, तभी आई थिंक वो बनेगा नो कैंडिडेट वापस इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इसके सिवाय कोई स्टॉक की बात करें तो आई थिंक शोभा इज अ गुड ऑप्शन। शोभा के बिजनेस अपडेट्स बहुत अच्छे आए थे, और मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे आ गया, तो वहां से मुझे लग रहा है कि शोभा एक, अगर किसी को सोचना है तो सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो शोभा में पूरा आउटराइट खरीदारी कर लें या फिर धीरे धीरे करें? नहीं, उसमें धीरे धीरे किए। देखो रियल एस्टेट अभी क्या है कि देखो मार्केट स्लो हुआ है ना, तो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट भी स्लो हुआ है, मैंने देखा है। मार्केट के पैसे काफी रियल एस्टेट में घूमते हैं, तो 1.5 साल से मार्केट में इतना रिटर्न नहीं बना है एक साल में। तो वहाँ देखे अहमदाबाद की बात करूँ मैं, अहमदाबाद में तो यहाँ भी रियल एस्टेट डाउन है, इतना रेट नहीं बढ़े हैं। तो आप रियल एस्टेट में कहाँ भी इन्वेस्ट करो, स्लोली या ग्रेजुअली कीजिए, जल्दी मत कीजिए। आई थिंक आपको रेट मिल सकते हैं नीचे के लेवल पे भी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। शोभा के नंबर्स अच्छे आए थे, बिजनेस अपडेट, तो यहाँ पर आप चाहें तो रियल एस्टेट में ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि आज टाटा ग्रुप की आई थिंक 29 कंपनियां लिस्टेड हैं। 30वीं कंपनी है टाटा कैपिटल, जो कि आज लिस्ट होने जा रही है। तो 9:45 पर भाव कहाँ सेटल होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि टाटा कैपिटल की किस तरह की लिस्टिंग होती है, क्योंकि इस साल का देखें तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि कि रिस्पांस को बहुत ज़्यादा शानदार नहीं मिला था, और जिस तरह से टाटा सन्स को लेकर विवाद चल रहा है पिछले हफ्ते, पूरा ये मामला गर्म रहा है। तो टाटा कैपिटल इस बीच में कैसे लिस्ट होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 15,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इशू था। तो इस साल का देखें इशू साइज़ के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा इशू है। एलजी का भी नंबर बड़ा था इशू साइज़ के हिसाब से, जिसकी लिस्टिंग कल होनी है। देखते हैं ये लिस्टिंग कहाँ पर होती है, 9:45 पर जब ये सेटल होता है। लेकिन इसके साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस, सर जरा इसको भी बताइए क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है। कस्टम विभाग की जो अर्जी लगी है उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया। कस्टम विभाग ने ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, जो ऑर्डर है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कस्टम विभाग का ये कहना है कि कुछ 31,220 किलो चांदी और 25,433 किलो सोना इंपोर्ट किया गया इस कंपनी की ओर से, और उस सोने और चांदी के इंपोर्ट के ऊपर इस कंपनी ने कस्टम ड्यूटी अदा नहीं करी है, जिस वजह से सरकार को राजस्व के रूप में कुछ 50 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। तो ये मामला फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता हुआ दिखा है। तो क्या सर इसका इम्पैक्ट आज अदानी एंटरप्राइजेस में दिखेगा? नहीं, इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अदानी एंटरप्राइज ओवरऑल भी अगर आप देखो तो, क्योंकि ये कहते हैं ना पेरेंट कंपनी टाइप है और काफ़ी सारे बिजनेसेस उसके अंदर है, तो इनकी जो अर्निंग्स होती है ना बहुत वॉलेटाइल होती है। आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखो, बहुत वॉलेटाइल, तो आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ जाके, जब तक आपकी नीचे की कंपनी अच्छा नहीं करेगी तब तक ये कंपनी इतना अच्छा नहीं करती है। और इसके वजह से ना ऑफ कोर्स ये मुंबई एयरपोर्ट ओपन हो गया एंड वो जो थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन स्टिल आई फील कि अगर अदानी में जाना है तो अदानी स्टैंड अलोन, यानी जैसे अदानी पोर्ट हो या पावर, हमने पहले भी बात की है, ऐसी सब, या अदानी एनर्जी के वैसे सब आप कंपनी में जाए, क्योंकि जहाँ फोकस बिजनेस होता है कंपेयर टू नो आप मेजर बहुत सारे बिजनेस लेके बैठे हो, तो वहाँ आप फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अदानी एंटरप्राइज आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा यही मूवमेंट में नैरो रेंज में घूमेगा, अनलेस अनलेस सभी इनके इशू रिजॉल्व ना हो जाए और सभी कंपनी परफॉर्म लगे, तब तक ये स्टॉक इतना जल्दी ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। अदानी एंटरप्राइजेस के अलावा जरा एक BLS इंटरनेशनल को देखिए सर। आज हो सकता है कि कुछ नीजक रिएक्शन नीचे की और स्टॉक में आता हो देखिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस कंपनी के ऊपर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। जो इंडियन मिशन टेंडर्स होते हैं ना उनके लिए, यानी कि सरकारी टेंडर्स में ये कंपनी 2 साल के लिए हिस्सा
नहीं ले पाएगी। तो कंपनी ने कहा है कि हम मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले से कारोबार पर या फिर जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो किसी तरह से नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जो सरकारी टेंडर्स हैं या फिर जो इंडियन मिशन टेंडर्स होते हैं, ये कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीब करीब 12% के आसपास का योगदान रखते हैं। तो सर, बीएलएस में आज 12% धंधा अगर 2 साल के लिए सख्ते में आ रहा है, तो क्या कुछ नीजक रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे आप? जी ऑफ कोर्स करूंगा, क्योंकि बीएलएस इंटरनेशनल बहुत अच्छा आप देखें तो पिछले कुछ साल में परफॉर्म भी किया है। इवन तो इतने सारे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए एंड ऑल दैट, अगर आप देखो तो कनाडा का भी बीच में बड़ा इशू हुआ था एंड ऑल दैट, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है एंड नो एट द एंड ऑफ द डे वीज़ा एप्लीकेशन, वहाँ इतना उनको दिक्कत नहीं है, तो वो कमांडेबल जॉब है। लेकिन ये जो 12% का इम्पैक्ट है और प्लस गवर्नमेंट ने ये बोला है, तो थोड़ा तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी आता है और रेवेन्यू भी आपका डाउन जाता है। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन आई थिंक अगर ये कुछ इसमें मैटर सॉल्व कर पाते 15 दिन महीने में, आई थिंक देन इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू री एंटरिंग। ऑफकोर्स H1B वीज़ा के ऑलरेडी वापस इश्यूज चालू हुए, लेकिन आई थिंक बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ ये अपना बिजनेस दे रही है उनके वीज़ा एप्लीकेशन, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक ये नीजर क्रिएशन अगर आता है, और थोड़ा वेट कर लीजिए ये चीज़ पे कहाँ जाते हैं, फिर अगर थोड़ा 15-20% नीचे आता है, देन आई थिंक वन कैन स्टार्ट थिंकिंग, और प्रोवाइडेड ये मैटर सॉल्व हो जाए तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नो एंटर अगेन। ठीक है, तो थोड़ा मामला सेटल हो जाए, अच्छी बात है, उसके बाद आप इसमें एंटर करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आज जो प्री ओपन में देखिए सर, 17% का इम्पैक्ट स्टॉक में दिख रहा है कि 17% के नीजक रिएक्शन के साथ नीचे ये कमजोरी के साथ खुल सकता है। 280 रुपये का भाव है, जिसके आसपास हो सकता है कि स्टॉक आज खुलता हुआ दिखे। तो जाहिर सी बात है, धंधा भले ही 12% है, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ के ऊपर ज़रूर इसका असर देखने को मिलेगा, और बाजार इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, और वो स्टॉक के रिएक्शन में साफ तौर पे दिख रहा है जो प्री ओपन में आप देख रहे हैं। रिलायंस पावर में क्या करना चाहिए सर? ईडी ने इनके जो सीएफओ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और फेक बैंक गारंटी लिंक्ड पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक मामला है, जिसके तहत इनके जो सीएफओ हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो स्टॉक में भी आज मान के चलें कुछ पिटाई हो सकती है इस खबर के चलते। जी ऑफ कोर्स, अरे देखिए रिलायंस पावर हमें भी पता है कि किस तरह से तेजी से भागा था, यानी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और प्लस उन्होंने पूरा डेट रिपेमेंट कर दिया था आई थिंक 6 महीने पहले या 1 साल पहले, याद नहीं है एग्जैक्ट। उसके वजह से ये स्टॉक बहुत भागा है बाद में, लेकिन ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। अगर आप देखो उसकी रेवेन्यू कुछ है ही नहीं, अब प्रॉफिट के बेस पे वो भाग रहा है क्योंकि वो लॉस से प्रॉफिट में आया है, लेकिन कब तक आप रहोगे जब आपकी रेवेन्यू ही नहीं होगी, 0% रेवेन्यू है। तो वही है कि, और ये ऊपर से ये केस आ गया, ऐसे भी मैं नेगेटिव हूँ। अभी जो स्टोरी होनी थी रिलायंस वार में आ गई, अभी अगर यहाँ से स्टोरी होनी है, दे शुड परफॉर्म और सेल्स बढ़ेगा और सब कुछ होगा तभी जाके होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कम्प्लीटली एग्जिट है। आई थिंक जो स्टोरी थी वो खत्म हो गई, अनलेस अनलेस वापस सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी वापस जंप आता है तो बात सही है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब नई खरीदारी तो नहीं करनी, और जिनके पास है वो पूरी तरह से एग्जिट कर जाएं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। एक एचसीसी भी देखिए, एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनको हिंडाल्को से, यानी कि एक बड़ा नाम है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, 204 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर साइज भले ही बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसा लगे कि बड़ा है, लेकिन हाँ, जो नाम है वो काफ़ी प्रेस्टिजियस है। तो हिंडाल्को से इनको ओडिशा में एल्यूमिनियम स्पेल्टर के विस्तार के लिए ऑर्डर मिला है। तो बड़ा नाम इनके साथ जुड़ा है, प्रेस्टिजियस नाम जुड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा आज स्टॉक में। देखिए नाम तो बड़ा जुड़ा है, लेकिन कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। क्या होता है कि जुड़ा होता है तो चलो नया ऑर्डर मिला है 200 करोड़ का है, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे यहाँ खरीदारी नहीं दिख रही। आप देखो पिछले 4-5 साल से इनका रेवेन्यू नहीं है। आई थिंक उनके पीछे के भी और जो भी ऑर्डर्स मिले थे ना, उनका एग्जीक्यूशन में भी बहुत डिले हुए थे। प्रॉफिटेबिलिटी भी नो कुछ खास आती नहीं है, प्रॉफिट में आते हैं कभी लॉस में चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक है। ऐसे में ठीक है ये एक छोटा सा इंट्राडे के लिए या आप उस तरह से आप खेल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स मेरा कंप्लीटली ना होगा यहाँ। ठीक है, तो छोटी अवधि के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर एक इम्पैक्ट खबर के चलते आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की राय एचसीसी के स्टॉक में फिलहाल के लिए नहीं नज़र आ रही है। सर, एक कैम्स, इसको भी देखिए, शुक्रवार को आई थिंक ये खबर आ गई थी कि 1:5 के स्टॉक स्प्लिट को इन्होंने मंजूरी दे दी है। बोर्ड बैठक हुई थी शुक्रवार को, यानी कि एक शेयर 5 शेयरों में विभाजित होता हुआ दिखेगा। स्टॉक जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होती हुई दिखेगी। हालांकि
इस स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी कंपनी की ओर से तय नहीं की गई है। तो स्टॉक स्प्लिट होगा, ये बात तय है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ते हैं स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक सस्ता हो जाता है। सस्ता प्राइस वाइज कह रहा हूँ, वैल्यूएशन वाइज नहीं कह रहा हूँ। तो उसका इम्पैक्ट कैसा स्टॉक में आज देखने को मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है? स्टॉक स्प्लिट का देखिए ओवरऑल फाइनेंशियल में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन सेंटिमेंटल थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि प्राइस नीचे आती है तो छोटे इन्वेस्टर और एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टॉक प्राइस के हिसाब से, नो कैंप्स ने एक्चुअली डिसअपॉइंट किया है काफ़ी। नो बहुत ही उम्मीद थी कैंप्स से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऑफकोर्स नंबर वन है एज ए इंटर रजिस्ट्रार, और उस तरह से, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। और आई थिंक अभी भी ये स्टॉक नो काफ़ी सस्ता है। ओके, तो मेरे हिसाब से पेशेंस अगर किसी के पास होता है तो ये स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से क्या होगा कि थोड़े और रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर पाएंगे, और किसी को भी एंटर करना, आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है जो अभी भी इतना बड़ा नहीं है। सो आई थिंक यस, एनीवन कैन एंटर, और होपफुली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वही है कि उनके उस तरह के रिजल्ट भी आने चाहिए, होपफुली आगे जाके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड बिजनेस बढ़ रहा है, आई थिंक इसमें भी आना चाहिए, लेकिन अभी तक उस तरह से दिखा नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, ठीक है। एक बार जरा सर वेल्सपन एंटरप्राइजेज भी देखिए, दो तीन खबरें हैं इनको। एक तो महाराष्ट्र में कुछ 7,300 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, जिसके लिए इन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। पार्शली एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, जिसके लिए L1 बिडर साबित हुए हैं। और उसके साथ साथ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, प्रोजेक्ट है 910 MLD का। बीएमसी से इनको 3,145 करोड़ रुपए का ऑर्डर उसके लिए मिला है। और उसके साथ साथ खबर ये भी है कि इनकी 15 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें ये पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करते हुए नजर आएंगे। जिसमें दो चीज़ें हैं मेन खास तौर पे, एक है इनका जो कन्वर्टिबल वारंट्स है, और दूसरा प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। तो दो तरीके से हो सकता है कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस का जो बोर्ड 15 तारीख को मिलेगा, उसमें पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करता हुआ नजर आएगा। सर, इन डेवलपमेंट्स के बीच में आज वेल्सपन एंटरप्राइजेस में कैसे ट्रेड करें? वेल्सपन अगर आप बात करें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है ना। उनका वाटर और टनलिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और नो नेक्स्ट 2 साल के लिए भी उनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है। और डाइवर्सिफिकेशन और मिक्स भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखो तो नो इबिटा मार्जिन भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक ही है, अराउंड 20% के आसपास है। ऑफ कोर्स नो ऑर्डर बैकलॉग और प्रोजेक्ट पाइपलाइन काफ़ी बड़ा है, तो होपफुली वो एग्जीक्यूशन में फोकस करेंगे। और अगर आप देखो तो वाटर और उस वाटर ट्रीटमेंट में जो एक बड़ी थीम है वहाँ वो एंटर करे, इसलिए आप देखिए तो इतनी बड़ी मूवमेंट है। मैं इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव हूँ। ये स्टॉक ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए अगर थोड़ा नीचे आता है। लेकिन यस, ये एक अच्छा कैंडिडेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो इनके पास जो भी सेगमेंट है वेल परफॉर्मिंग सेगमेंट है, और वहाँ डिमांड भी अच्छी है, और वो काफ़ी उस तरह से एक्सपर्टाइज लेवल पे जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट करके 5-10% अगर नीचे मिल जाता है आगे जाके, तो फिर आई थिंक नो वन कैन स्टार्ट एंटरिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, थोड़ा नीचे मिल जाए 5-10% तो वेल्सपन एंटरप्राइजेज जहाँ पे सब कुछ वेल है, वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा अगर आपको नीचे मिलता है। सर, एक्सिस बैंक पे लेकर आपकी राय लेना चाहता हूँ, बाजार खुलने वाला है। उससे पहले सर, एक्सिस बैंक के बारे में बताइए जरा। इनको एक लेटर ऑफ कॉशन मिला है आरबीआई से, यानी कि बैंकिंग रेगुलेटर से। केवाईसी कंप्लायंस यानी केवाईसी से जुड़े हुए नियमों का अनुपालन इन्होंने नहीं किया है, जिस वजह से इनको ये जो लेटर है, लेटर ऑफ कॉशन आरबीआई की ओर से मिला, यानी कि एक चेतावनी आप कह सकते हैं एक तरह से आरबीआई की ओर से इनके लिए रेस की गई है। सर, प्री ओपन तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ नीजक रिएक्शन दिख सकता है 2-2.5% का। अगर ऐसा होता है, ऐसा 2.5% नीचे खुलता है, तो मौका होगा खरीदारी का? जी, वे एक्सिस बैंक में मैं पॉजिटिव हूँ। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन है, तो होपफुली उसको मटेरियलाइज नहीं होगा ऐसा उम्मीद करते हैं वो लोग। अकॉर्डिंगली जो भी स्टेप्स लेने होंगे लेंगे। लेकिन आप देखें तो लास्ट क्वार्टर भी जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, एक्सेलरेटेड प्रोविजन कुछ 2200 करोड़ का उन्होंने लगाया था। होपफुली यहाँ से वो सब प्रोविजन नहीं होंगे। आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर। और नो काफ़ी वो कॉर्पोरेट लेंडिंग और एक्विजिशन पे फोकस करे, तो वहाँ एनपीए का उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रेडिट अंडर राइटिंग एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो ग्रोथ होगी, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, और जो आई थिंक बिजनेस अपडेट्स भी थे वो भी ठीक ठाक थे। तो मेरे हिसाब से यस, ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है लॉन्ग टर्म में के लिए। मेरे हिसाब से ये अगर थोड़ा नीचे आता है जैसे आज दिखा रहा है, तो यस, आप धीरे धीरे बाय करना है इस लेवल से भी स्टार्ट कीजिए। आई थिंक ये एक अच्छा कैंडिडेट है स्टेडी रिटर्न के लिए।
धीरे धीरे एक्सिस बैंक में आप खरीदारी करें। ऐसे कोई भी दिन आते हैं जब गिरावट वाले, तो आपको मौके के रूप में इसको देखना चाहिए। इस बीच आपको बता दें 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बाजार खुला था और नीचे खुलने के बाद नीचे रिएक्शन जरूर हमने बनता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में तनातनी है, एशिया कमजोर है, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी भी हुई है। तो 100 पॉइंट से ज़्यादा कमजोर हम खुले थे, फिर 60-65 पॉइंट की जो कमजोरी है वो रह गई और वापस आप देखिए दबाव मार्केट्स में बनता हुआ दिख रहा है। फिर से आप देखेंगे करीब 90 पॉइंट के आसपास की, 97 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी में नजर आएगी। करीब 250 अंक नीचे सेंसेक्स है और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको निफ्टी बैंक में भी नजर आएगा। और आईटी स्टॉक्स को देखिए, बीता हफ्ता आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स के लिए बेहद शानदार था। पूरा इंडेक्स हफ्ते के लिहाज से देखेंगे तो आईटी इंडेक्स के लिए बीता हफ्ता 5% के आसपास के गेंस के रूप में हमने बनता हुआ दिखा। तो 1% की गिरावट आप देखिए आज आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में नजर आएगी, यानी कि आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, जहां पे हमने आधे % के आसपास का अपमूव शुक्रवार के सेशन में बनता हुआ देखा था, वहां पर हम देख रहे हैं कि आज जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ देखने को मिली। एक बार जरा स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइए, यहां पर करीब आपको आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी। कुछ स्टॉक्स जो कि ज्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है, उनमें आप देखिए एनडीटीवी एक बार दिखाइए 8.5% नीचे है। शुक्रवार को भी हमने देखा था स्टॉक 5% के आसपास आई थिंक गिरा था और आज भी देखिए 9% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आप देखिए अवंती फीड्स 2.5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। और आईटी स्टॉक्स जैसे मैंने आपको कहा लाइमलाइट में है और स्पेशली आईटी में भी आप देखेंगे कुछ, अगर आप मिड कैप साइड की कंपनियां देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगी, जिसमें आप साइंट को देख लीजिए, कोफोर्स को देखिए, माफ कीजिए, 1.5% के आसपास की कमजोरी आपको यहां पर भी देखने को मिली। तो आज आईटी पे प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कुछ टाटा ग्रुप की कंपनियां फोकस में है। सर मैं टाटा सन्स की जो इस पूरे वीकेंड के दौरान खबरें आ रही थी ना कि टाटा सन्स की शायद लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि टाटा सन्स के जो ट्रस्टीज हैं उनमें कुछ मतभेद है या फिर एक आम राय नहीं है कि इसको लिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक तबका है जो कि अब इस हक में आता हुआ दिख रहा है कि इसको लिस्ट करना चाहिए। स्पेशली जो मिस्त्री परिवार के जो कुछ सदस्य हैं, जो ट्रस्टीज हैं, वो इस हक में है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो जानी चाहिए। अब इससे माना जा रहा है कि टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर जैसी जो कंपनीज हैं, इनको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख सकता है। एक बार जरा टाटा केमिकल दिखाइए, 2.25% के आसपास का अपमूव स्टॉक में फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। तो सर अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है तो फिर आपके हिसाब से पूरे टाटा ग्रुप में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, इनके पास पूरे ग्रुप की होल्डिंग है। तो टाटा सन्स अगर लिस्ट हो गया और उसकी गुंजाइश भी पहले बताइएगा, और कौन से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर फिर फोकस करें अगर ये डेवलपमेंट सही में फ्रक्टिफाई हो जाता है तो? देखिए, टाटा सन की लिस्टिंग की काफी टाइम से बात हो रही, लेकिन वो करना नहीं चाहते। टाटा सन्स खुद बोल रहे कि हमें लिस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनका नॉन प्रॉफिट और बेसिकली वो क्लोज रखना चाहते हैं और उनके काफी सारे मिशन चल रहे हैं, उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है, वैसे वो बोले। लेकिन मिस्त्री परिवार इसलिए बोले कि उनका डेट बहुत बड़ा है, उनको रीपे करना है डेट। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18% उनका स्टेक है डायरेक्टली इन सब कंपनीज में, जी और जी। दे वांट दैट, दे वांट, तभी वो जाके डेट पे करके, तो वो पूरी जान लगा रहे। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद ना वहाँ और हालत खराब हो गई। आप देखो तो स्टर्लिंग एंड पावर, स्टर्लिंग एंड विल्सन, उनकी हालत, वो कंपनी की भी हालत खराब है। तो ये सब में यही हो रहा है कि उनको बाहर निकलना है। अब इतनी कंपनी, बड़े ग्रुप से बाहर निकलने, कोई खरीदार भी होना चाहिए ना। 18% स्टेक ऐसे तो सेल नहीं करते, बहुत बड़ा स्टेक हो गया। तो लिस्टिंग एक ऐसी जगह है कि जहां धीरे धीरे करके करे, तो वो वहां जान लगा, और ये लोग लगाना, वो करना नहीं चाहते बहुत। आई थिंक अमित शाह और उन्होंने भी कुछ मीटिंग बुलाई थी सीतारमण के, टाटा सन से सब रिप्रेजेंटेटिव गए थे। मुझे नहीं लग रहा, अंदर से लग रहा है कि ये लिस्ट नहीं होगा। पूरी जान लगा देंगे और सेबी भी उनका पक्ष रखेंगे, क्योंकि टाटा एक बड़ा ग्रुप है इंडिया का। तो कुछ भी वैसा नहीं करना चाहेंगे जिसके वजह से ग्रुप को इम्पैक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में भी इम्पैक्ट आता है, तो स्टेक बहुत बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन फिर देखते क्या होता है। मिस्त्री जी तो अपने पूरी जान लगा रहे हैं यहाँ। चलिए, कुछ और स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है, उसमें सीई इन्फो सिस्टम, जिसे आप मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक आज 4% की मजबूती के साथ खुला है। केफिन टेक्नोलॉजीज ये दिखाइए एक बार, ये 2.5% के अपमूव के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जुबलेंट इनग्रेविया ये 2% ऊपर है, एमसीएक्स में 2% का अपमूव है। फोर्टिस हेल्थ केयर 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और टाटा केमिकल्स की बात तो हमने करी है, एचडीएफसी एएमसी इस हफ्ते नंबर्स आने हैं, 0.25% का अपमूव इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादा फोकस है सर बीएलएस इंटरनेशनल, जिसकी मैं बात कर रहा था। 16% का डाउनफॉल स्टॉक में आज हम देख रहे हैं कि फिलहाल दिख रहा है। 242
282-280 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा नाम है रिलायंस पावर का। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो सीएफओ हैं उनको गिरफ्तार किया गया ईडी की ओर से, उसका रिएक्शन आप देखिए। 7.5% की कमजोरी आपको फिलहाल रिलायंस पावर के स्टॉक में भी दिखेगी। रेडिंगटन ये 3% नीचे है। सिंजीन इंटरनेशनल यहाँ पे 2-2.25% की कमजोरी। और टाटा कम्युनिकेशंस फ्राइडे का स्टार परफॉर्मर था। जो टीसीएस ने एआई डेटा सेंटर को लेकर एक्सपेंशन की बात करी थी, उसका इंपैक्ट हमने टाटा कम्युनिकेशन में 15% के अपमूव के रूप में देखा था। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, 2% के आसपास के कट्स दिख रहे हैं। सर, ये बीएलएस इंटरनेशनल, रिलायंस पावर, जिस तरह की कमजोरी है उसमें क्या करना चाहिए? रिलायंस पावर तो आप कह रहे थे कंप्लीटली एग्जिट है, जिसमें दूर ही रहना चाहिए। क्या बीएलएस इंटरनेशनल में मौका देखना चाहिए अगर 16% नीचे है तो? नहीं नहीं, बीएलएस इंटरनेशनल जैसे उन्होंने बोला कि अगर इतना नीचे गया है तो थोड़ा वेट कर लो, इस पे क्या आ रहा है। देखो गवर्नमेंट ने ये किया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट टूटा होता वो बात अलग है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उन्होंने उन पे बैन लगाया है। तो आई थिंक ये मामले को देख लेना चाहिए, एक दो वीक में कंपनी भी क्या स्टेप्स ले रही है, या एक आध महीने में इसका रिजल्ट, फिर आई थिंक एंटर करना ये मौका देगा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये बड़ा मैटर है, आई थिंक वेट एंड वॉच पॉलिसी ज्यादा रखे, थोड़ा दूर रहिए इससे। हाँ, अगर किसी के पास हो और वो मुनाफे में बहुत अच्छा बैठे तो बुक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वापस एंटर करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ा और नीचे चला जाए। ठीक है, ओके। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया दिखाइए। वॉल्यूम में तो ये सबसे ऊपर रहता ही है, जो वॉल्यूम बेस्ड काउंटर्स होते हैं। 10,03,52,000 शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी इसमें हो चुका है। ये इसको कोई बीट नहीं कर सकता, इसके वॉल्यूम्स को। सर, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इनकी एजीआर के रिकैलकुलेशन को लेकर। 2 बार ऐसा हो चुका है कि सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस वजह से ये सुनवाई टलती हुई दिखी। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो 3 बार ये सुनवाई टल चुकी है। आज फिर से सुनवाई होनी है। मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है सर इस सुनवाई को लेकर कि कुछ तो रेजोल्यूशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार का भी 49% स्टेक है। हालांकि सरकार ने इतना कह दिया है कि हम 49% के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, सरकार इसका रेजोल्यूशन जरूर चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने यही पक्ष रखा है कि हाँ, कुछ सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए, चाहे वो एजीआर बकाया हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, या फिर उसका जितना भी पैसा बनता है पेनल्टी के रूप में। तो सर, ये जो बाजार ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, 9 रुपये के ऊपर वोडाफोन आइडिया सस्टेन कर रहा है, इसके क्या मायने हैं और आज की सुनवाई में कुछ पॉजिटिव हो सकता है? देखो, वोडाफोन आइडिया कैन बी ट्रीटेड एज ए इंट्राडे स्टॉक ओनली, या तो आप कह सकते हो एक दो दिन के स्टॉक। ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है ये। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे आपने बोला उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन देखो, लॉन्ग टर्म के में 2.5 लाख करोड़ की लायबिलिटी बैठी हुई है बैलेंस शीट में, कहाँ से रिपे करेंगे? 170 का आरपू है। अगर आप देखो तो 5G में अभी भी रोल आउट कर रहे, 2-3 सिटी में कर रहे हैं, लेकिन और पूरा एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कैपेक्स ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है। अगर आप देखो, रिलायंस और भारती लाखों करोड़ों उसमें डाल रहे एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ से अगर वोडाफोन आइडिया को, चलो ये पॉजिटिव भी आ गया तो सेंटिमेंटल बूस्ट होगा। लेकिन आप फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है बैलेंस शीट में वो तो खड़ी की खड़ी है, वो सोल्व लेंगे तो ये क्या हो सकता है, 9 से 11 जा सकता है, 15 भी, फिर वापिस थम जाएगा। तो वो 8 से 12 के रुपए के बीच में घूमता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अनलेस अनलेस कोई बड़ा स्टेक होल्डर आ गया और वो बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज किया, क्योंकि ये जो जो केस चल रहा है वो तो क्या है कि नया वो एक पेमेंट का चल रहा है ना, लेकिन जो लायबिलिटी बैठी उसका क्या। सो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर वापस निकल जाओ, ये मौका देगा वापस नीचे आके लेने का। लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी बिल्कुल नो है। तो आप कह रहे हैं कि 8 से 12 के बीच में ये ट्रेड करता रहेगा? ऐसा ही लग रहा है मेरे को, वो ज्यादा नहीं होगा। अनलेस अनलेस कोई बड़ा स्टेक होल्डर आता है या कैपिटल इन्फ्यूजन होता है तो बात अलग। क्योंकि आप देखिए, हर महीने और महीने वो बिजनेस लूज कर रहा है ना, कंपेयर टू भारती एयरटेल और जियो के सामने। तो सेल्स कैसे बढ़ेगा इनका? ठीक है, तो 8 से 12 रुपए की रेंज है, और जब तक कोई बड़ा निवेशक नहीं आ जाता है तब तक आप उम्मीद ना करके चलें कि इसमें कोई बड़ा अप मूव बनता हुआ दिखेगा। 8 से 12 रुपए की एक रेंज है, और इस रेंज के बीच में ही आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो सर, फ्रेश खरीदारी करने की राय देंगे आप? सी फ्रेश खरीदारी, ऑफ कोर्स देखो, मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा इसमें कुछ स्टॉप लॉस और वो सब। लेकिन हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कंप्लीट नो है। फ्रेश में तो ऐसा ही है कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 50 पैसे 30 पैसे नीचे अगर आ गया तो चल जाएगा 10-15%, नहीं तो वापस स्टॉप लॉस टच हो जाएगा नीचे, ऐसा ही है। अच्छा, नहीं, अगर किसी को मीडियम टर्म का व्यू लेके चलना हो इस बैकड्रॉप के साथ या इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि ठीक है, भारती एयरटेल जियो जग का मुकाबला ये कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती कि ड्यूओपोली हो जाए सेक्टर में। तो इस कंपनी को यू नो
चलते रहने या फिर इसको जिंदा रखने की कोशिश सरकार की ओर से जरूर रहेगी। इसी होप में ये स्टॉक कभी गिरता नहीं है। ये वही होप है, लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ अप मूव और डाउन ट्रेंड बहुत बहुत जल्दी होता है। एंड सॉरी बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आई थिंक बेटर है, सेफ रहे तो दूर ही रहना बेटर है, और एंटर मत कीजिए, क्योंकि रिटेल निवेशक को पता नहीं चले कहाँ अप मूव और कहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, एचसीएल टेक के नंबर्स भी आने हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होनी है, 9:45 पर सेटल हो जाए तब मैं आपके सामने लेके आता हूँ किस तरह का रुझान वहाँ पे बन रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं देख रहा था 7 रुपये के आसपास का था, यानी कि कुछ 7 रुपये पर शेयर शायद आपको बनता हुआ नजर आए। आप दिखा भी दीजिए एक बार प्री ओपन में किस तरह से ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 9:45 पे सेटल होगा भाव। एनएसई के पेज पर जाकर आपको दिख जाएगा। टाटा कैपिटल 326 रुपये का इशू प्राइस है, और फिलहाल वहाँ पे किस तरह का रुझान बनता हुआ दिख रहा है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इस बीच जब तक ये सेटल हो जाए, ये आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल का भाव आपके सामने 326 वाला, अभी तो 326 के आसपास ही आपको दिख रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे नहीं बन रही है, क्योंकि आई थिंक भरा भी ये 2 गुना के आसपास ही था। तो बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स में ऐसा मेंशन था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। भले ही बजाज फाइनेंस जो बाकी एनबीएफसी से उनके मुकाबले थोड़ा नीचे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू देयर रेशोज, जो रिटर्न रेशोज होते हैं उस हिसाब से देखें तो इनके वैल्यूएशंस महंगे हैं, जिस वैल्यूएशन पर ही आईपीओ लाया गया। इनफैक्ट अनलिस्टेड स्पेस में तो जो इस लेवल पे लोगों ने शेयर खरीद लिए थे और जो हाथ जलाए हैं, उसके मुकाबले ये 326 वाला प्राइस भी काफ़ी महंगा। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 20-25 मिनट का समय है, सवाल ले लेते हैं। पार्थनाथ जी कह रहे हैं, नमस्कार संदीप सर, एल&टी फाइनेंस 248 पर, जीएमडीसी 534 पर लिया हुआ है, और कितना नीचे आएगा? शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए। व्यू शॉर्ट टर्म का है सर, ये पूछ रहे हैं। आई थिंक ये और ऐड करना चाहते हैं। आई थिंक कह रहे हैं कि 534 पर जीएमडीसी है और एल&टी फाइनेंस 248 पर है, और नीचे आ सकते हैं ये। देखिए, एल&टी फाइनेंस ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और एनबीएफसी अभी तेजी में भी है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक में वो एंटर किए। तो मुझे ये एल&टी फाइनेंस आई थिंक थोड़ा, क्योंकि 10 रुपये नीचे उन्होंने बाय किया है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन आई थिंक अगर है तो बने रहे। शॉर्ट टर्म का मूवमेंट में मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ से भी 5-10% की मूवमेंट आ सकती है। सो आई थिंक एल&टी फाइनेंस ऑफकोर्स होल्ड करके चाहिए। और जीएमडीसी ऑफ कोर्स हमें पता है कि नो ये क्यों चल रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल उनके वजह से, और वापिस ये चाइना और यूएस का इशू चल रहा है, तो ये सेंटिमेंटल इंक्रीमेंट, ये जो भाव बढ़ रहा है ना सेंटिमेंट की वजह से, एक्चुअली उनके कोई सेल्स और उसमें तो 2027 में चालू होगा, ऐसी सब बात है। तो तुरंत प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो 5% नीचे स्टॉप लॉस लगा के चले। अराउंड कैसे ना कि ये 600 है ना, तो अराउंड 585 के आसपास के और 570 के आसपास, क्योंकि ये कभी भी अगर हुआ प्रॉफिट बुकिंग तो नीचे आ सकता है। लेकिन अभी कैरी कीजिए, आई थिंक ये अभी भी न्यूज़ में रहेगा, तो मेरे हिसाब से कैरी करना ज़रूरी है इसमें। सर ये तो कैरी कर लेंगे, जो इसमें अभी तक निवेश नहीं कर पाए, जिन्होंने मिस कर दिया, ये 6 महीने में देखें स्टॉक डबल हो चुका है। इनफैक्ट 400 से 600 का सफर इसने बहुत तेजी से तय किया सर। तो नई खरीदारी के लिहाज से सर क्या इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है? क्योंकि हर किसी के मन में ये थीम तो है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो फोकस में है, लाइमलाइट में है। तो उस थीम के लिहाज से अगर इसमें नया निवेश नहीं करना, इफ एट ऑल अगर आप मना करते हैं, तो कोई और स्टॉक बताइएगा जहां पे पैसा लगाया जा सकता है। देखिए, मैं तो ना बोलूंगा इस लेवल पे एंटर करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी ठीक भी है। ये अप्रूवल में है, अभी भी वो आगे जाके प्रोडक्शन होगा, सब कुछ होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, बहुत कुछ होगा, जिसके लिए 1-2 साल लगेंगे। तो ये सेंटिमेंटल बूस्ट है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे ये अगर आप देखो तो 5 के पी पे चल रहा था, वो अभी 30 के पी पे चला गया है, तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन। तो इसमें मत कीजिए। ऑफकोर्स अगर आपको जाना है, मेटल में जाना है, तो सेफ बेट मेरे हिसाब से आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को रहेंगे, जहां मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। तो आई थिंक वो मेटल प्राइसेस क्योंकि आई है, तो आई थिंक मेटल में आई थिंक वो 2 बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू दिस वन। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, इस लेवल पे एंटर करना है, इसको थोड़ा नीचे आता है और क्लैरिटी आती है गवर्नमेंट के एंड से कि चलो ये होगा, और नीचे आने के लिए अच्छा खासा आई थिंक 20-25% नीचे आए, तब जाके आपको सोचे कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा ठीक ठाक होगा। 25% मतलब 450।
नहीं 600 है ना अभी तो 20-20% यानी, हाँ सॉरी, हाँ यानी 15-20%, यस 500 के आसपास। 500 के आसपास। चलिए 20% अगर नीचे आपको मिलता है तो आप जीएमडीसी में एंटर कीजिए। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, अगर आपके पास पहले से पोजीशन है, जैसा अभी पार्थनाथ जी भी कह रहे थे, तो आप अपना एक 5% का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। उस 5% का स्टॉप लॉस को लगा के आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं इन एंटिसिपेशन की जिस तरह से न्यूज़ फ्लो है, बज में है ये पूरा स्पेस, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। सर मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर रेयर अर्थ मेटल्स में ही अगर किसी को रहना है, मेटल स्पेस में तो आपने बता दिया, एक अगर जीएमडीसी नहीं, नया निवेश आप जैसे मना कर रहे हैं, 20% का फॉल आना चाहिए, कोई और विकल्प मौजूद है जो ठीक है, प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज? देखो रेयर अर्थ में मुझे कोई और कंपनी तो दिख नहीं रही है कि जो जिसका इतना अभी चल रहा हो कि आगे जाके वो प्रोडक्शन करेंगे। मैंने टाटा जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसडब्ल्यू स्टील इसलिए बोला क्योंकि मेटल की बात थी। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है कि मैं डायरेक्टली इसका विकल्प बोल पाऊँ। क्योंकि सर इसमें मैंने दो तीन नाम पढ़े हैं, इसमें एनएलसी इंडिया की बात चल रही है, निवेली लिग्नाइट, ओके। हिंदुस्तान कॉपर, मिधानी, अलग अलग नाम जोड़े जाते हैं। हाँ लेकिन इनके कुछ बड़े ऐसे कोई है नहीं कि आप डायरेक्टली कोरिलेट कर पाओ। जीएमडीसी एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली कोरिलेशन में आ रही है, उसमें बातें भी चल रही है, बाकी सब छोटी मोटी चीजें हो रही है जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। इसमें लगता है कि मूवमेंट आ सकता है अगर ये सब मटेरियलाइज हो गया तो। ठीक है, फेयर इनफ सर, ओके। इस बीच संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि सर जी राम राम, जेड एफ कॉमर्शियल या स्टाइलम इंडस्ट्रीज, सर दो नाम है, जेड एफ कॉमर्शियल या फिर स्टाइलम इंडस्ट्रीज, इनमें से किस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है विद व्यू ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के नज़रिए से इन दोनों में कहाँ निवेश किया जा सकता है, या फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है? 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाना है सर इनको। ठीक है। जेड एफ कमर्शियल, ऑफ कोर्स जेड एफ कमर्शियल वो कहते हैं ना एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और ऑटो एंसिलरी कंपनीज में है। और नो अगर आपका डिसेंट सेल्स है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो थोड़ा महंगा है। लेकिन कंपैरेटिवली आई थिंक क्योंकि ये रिजल्ट दे रहा है तो थोड़ा प्रीमियम तो रखेगा। तो और ऑलमोस्ट 27% डाउन है, तो ये आई थिंक ये एक ये भी कैंडिडेट। और दूसरा कौन सा आपने बोला? स्टाइलम इंडस्ट्रीज सर, STYLAM, हाँ ये आपके सामने स्क्रीन पर सर। स्टाइलम इंडस्ट्रीज, ओके। स्टाइलम इंडस्ट्रीज है वो भी डेकोरेटिव लेमिनेट्स और ओके उसमें है। और इसमें एक अच्छा खासा हमने अपमूव देखा है रिसेंटली, और ऑलरेडी 15-20% बढ़ चुका है। और नो ये स्टॉक भी ठीक है। लेकिन आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक जेड एफ मुझे थोड़ा और एक्साइटिंग लग रहा है कंपेरेटिवली। अगर आपको पोजीशन बनाए तो धीरे धीरे करके उसमें बनाए एक वैल्यूएशन के हिसाब से। और मुझे लग रहा है कि जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है तो वहाँ आप सोच सकते हो, वहाँ आप धीरे धीरे पोजीशन बनाए। अभी भी ले सकते हो, धीरे धीरे करके पोजीशन लीजिए। और अगर थोड़ा सेफ खेलना है तो ये भी स्टॉक आपने क्योंकि एक ही बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है तो ये भी, लेकिन स्टॉक बढ़ चुका है तो थोड़ा 5% नीचे है तो यहाँ भी आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर एक बोलोगे तो जेड ऑफ मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। इस बीच संतोष सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आई हैव 3 स्टॉक्स। एक सर इनके पास यात्रा है, 157 रुपये 74 पैसे का प्राइस बता रहे हैं। दूसरा इनके पास सम्मान कैपिटल है, 162 रुपये 80 पैसे का दाम है। और तीसरा है सर्वेश्वर फूड, इनके पास 5 रुपये 97 पैसे का ले रखा है। कह रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए, हालांकि व्यू कितना लंबा है वो इन्होंने नहीं पूछा है। अगर आप सर स्टॉप लॉस नहीं बता पाएंगे, वैसे आपका व्यू बता दीजिए इन स्टॉक्स को लेकर। देखिए यात्रा में एक अच्छी, आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई है। और आप देखो ये स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कुछ एक दो क्वार्टर से बहुत अच्छा करने लगा। और टूरिज्म का भी अच्छा खासा आप देखेंगे नो इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखिए दिवाली सीजन है तो यात्रा एक है स्टॉक जो आप पकड़ के रखिए। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है क्योंकि स्टॉक अभी भी देखिए 53 के पीए पे तो ऑफकोर्स थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ स्कोप बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है। तो यस यहाँ से भी 15-20% ऊपर जा सकता है एक आध साल में अगर चीज़ें जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। सम्मान कैपिटल वहाँ मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो जो वो बायबैक भी आया था अराउंड 139 के, 139 या 140 एग्जैक्टली याद नहीं है। प्लस ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया। एनबीएफसी में बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो आप देख सकते हो, काफ़ी स्टॉक्स हमने आगे भी बात की है। और ये कंपनी में चलो वो खुद को री इन्वेंट करना चाहती है, लेकिन जब तक री इन्वेंट ना हो, आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखिए तो बहुत ही वॉलेटाइल है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ आप निकल जाइए आगे, 5 साल का सेल्स ग्रोथ भी कुछ नहीं, तो यहाँ मैं ना बोलूंगा, अगर सेल की ही राय दूंगा। और तीसरा कौन सा स्टॉक था? तीसरा नाम तीसरा है सर सर्वेश्वर फूड। सतेश ऐसे। सर्वेश्वर सर, स्क्रीन पर है, SARVESHWAR। ऐसे यार। ओके। ओके, सो सर्वेश्वर फूड्स की मैं अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स बासमती राइस और उसमें है। और अगर इसका मुझे बस एक ही देखना है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, 12% एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इतना खास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी जो हालत है यूएस के साथ और ये सब, तो क्या होता है कि सभी फूड कंपनीज जब बासमती चावल और वो सब को खास करके वो थोड़े नीचे आ रहे हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि बाकी प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स जो सब सही है। मैं एग्जैक्टली यूएस का मैं कितना इसका स्टेक है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आई थिंक ये एक स्टॉक है, थोड़ा अगर नीचे आने दीजिए। लेकिन आई थिंक यहाँ, लेकिन ये पेनी स्टॉक है तो थोड़ा रिस्की भी स्टॉक है, तो ओके। तो मेरे आई थिंक अवॉइड ही कीजिए, बेटर रहेगा अभी जिस तरह के माहौल है। और पेनी स्टॉक है तो आई थिंक बेटर अवॉइड, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक ज़्यादा गिरते हैं, तो इसको भी अवॉइड। तो आई थिंक फर्स्ट स्टॉक जो था वो पॉजिटिव, बाकी दोनों स्टॉक में मैं सेल की ही राय दूंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। यात्रा, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन पॉजिटिव साइड पर रखें। एनबीएफसी में आपने कहा सर सम्मान कैपिटल के कंपैरिजन में कुछ और भी अच्छे नाम अवेलेबल हैं, आपकी चॉइस सर, कहाँ आपको कौन सा स्टॉक पसंद है इस स्पेस में से? एक तो एल एन टी फाइनेंस जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो एक ठीक अच्छा है। लग रहा है। दूसरा अगर ओके। आपको गोल्ड में देखना है तो मुथूट फाइनेंस है, वो भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छा है। और होम फर्स्ट फाइनेंस भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो होम लोन में है और वहाँ वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तीन नाम आपके सामने आ गए, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग में होम फर्स्ट फाइनेंस और एल फाइनेंस। इन तीन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एनबीएफसी स्पेस में रहना ही है। तो अभी संतोष जी पूछ रहे थे सम्मान कैपिटल इनके पास है 162 रुपये 80 पैसे का, तो इसकी बजाय अगर आप इन तीन स्टॉक्स पर फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इस बीच आपको बता दें संजय इंगले जी ये हमारे साथ हमारा इकोनॉमी प्लान लेकर हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। आप भी अगर हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइम मेंबर्स अगर आप हमारे बनते हैं तो आपके जो सवाल हैं उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पर एड्रेस करते हैं। जो हम एक्सक्लूसिव जानकारी हमारी टीम बना रही है, जो डेटा निकाल रही है, वो तो आपको पहुंचता ही है। उसके साथ साथ हम प्रायोरिटी बेसिस पर आपके सवाल लेते भी, जैसे हम कर भी रहे हैं अभी। तो आपके पास तीन विकल्प हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इन तीनों ऑप्शंस को आप चूज़ कीजिए अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेमेंट कीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए। और आप पहले से हमारे प्राइम मेंबर हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेंबरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रिज्यूम का ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन की बजाय। आप किसी भी वीडियो पर हमारे आएंगे, लाइव प्रोग्राम में आएंगे, तो आपको वो बटन दिखेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, उनको फॉलो करते हुए चलिए, उनका पालन कीजिए और उसके बाद पेमेंट करने के बाद अपनी जो मेंबरशिप फीस देने के बाद आप हमारे मेंबर के रूप में आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। और शंकर सिंह जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं प्रणाम संदीप जी, पहली बार आईपीओ मिलने पर दुख हो रहा है। टाटा कैपिटल का आईपीओ मिला है सर इनको, और ये कह रहे हैं कि क्या करें संदीप जी, होल्ड एग्जिट सिर्फ प्रॉफिट गेन के लिए लिया था और यहाँ तो लॉस हो गया है। लॉस हो गया है, एक बार इसको दिखाइए कहाँ पे दिख रहा है। 9:45 के आसपास सेटल होगा, 330 रुपये पे है सर। लॉस तो नहीं है ये, मतलब अभी सेटल नहीं हुआ है प्राइस, लेकिन 326 वाला 330 पर। अब उस तरह से लॉस है कि इस उम्मीद में लिया था कि कुछ गेन हो जाएगा या फिर कुछ लिस्टिंग गेन बन जाएगा, तो वो तो नहीं है। मेरी स्क्रीन पर सर मुझे 330 रुपये का भाव मिल रहा है, बहुत हताश है सर ये। 330 रुपये पर लेकर निकल जाएं। आपको लगता है कि टाटा का नाम है तो आज नहीं तो कल स्टॉक चल जाएगा? नहीं, देखो टाटा पे सबकी उम्मीदें बड़ी होती है, और टाटा नाम होता है तो लोग आंख बंद करके बढ़े, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ने इसको अवॉइड भी किया, इसलिए वो इतना भरा भी नहीं था कंपैरेटिवली। और पता ही था, जैसे आपने पहले भी डिसाइड कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और एनबीएफसी की बात करें तो हमने ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं एनबीएफसी में, जो अच्छे वैल्यूएशन में, और जो ये ऑलरेडी लिस्टिंग ही आई थिंक 4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो रहा है, जो थोड़ा हाई है मेरे हिसाब से। तो ऑफ कोर्स अगर 330 आता है या 335 आता है तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाओ, आराम से वापस एंट्री का मौका मिलेगा। ऊपर से ये टाटा सन का ये सब चल रहा है, तो आई थिंक निकलना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या पता आपको फिर नीचे के लेवल पे वापस 10-15% नीचे मिल जाए, अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो वापस री एंट्री बाद में करे क्वार्टर रिजल्ट के बाद तो बेटर रहेगा। चलिए अभी सेटल होने देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है
निकल जाना ही बेटर है। जैसे शंकर सिंह जी बहुत ज़्यादा हताश भी हो रहे हैं कि आईपीओ लगाया भी, मिला भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर हाथ में आया लेकिन मुंह को ना लगा। तो उस हिसाब से आईपीओ मिल भी गया, पहले तो आईपीओ मिलना ही बड़ी बात होती है, और मिल गया है, तो अब उसमें गेन नहीं होते हुए दिख रहे हैं। तो ठीक है सर, इनके पास 4 लॉट है, मैंने अभी देखा, तो उम्मीद काफ़ी होगी कि 4 लॉट लगाए हैं, 4 लॉट मिले हैं, तो पैसा बड़ा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ सर, नहीं, क्योंकि स्टॉप जिस लॉस लगा दीजिए भाई, क्या पता नसीब हुआ तो भाग भी जाते हैं स्टॉक, हमें भी नहीं पता चलता सडनली। तो हाँ एक हाँ, अपने आईपीओ प्राइस 326 का स्टॉप लगा के चलो, देखो कितना राइड हो सकता है, ले लो फायदा। ठीक है, ये भी एक तरीका अच्छा है। या तो आप 330 पे निकल जाइए, बिना प्रॉफिट बिना लॉस के, ऑलमोस्ट ब्रोकरेज मिला के आपका सब वहीं पे सेटल हो जाएगा। या फिर जैसे आपको तपन जी बता रहे हैं कि 326 रुपये का जो इशू प्राइस है उसी का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए, इस उम्मीद में कि शायद टाटा का नाम है लोअर लेवल्स पे, या फिर अगर कुछ फ्लैट लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखे। इस बीच सर पीडी गर्ग जी कह रहे हैं कि प्लीज गेट मी व्यू ऑन एस्टर डीएम हेल्थ केयर एंड यथार्थ हॉस्पिटल फॉर फ्रेश बाय फॉर मिड टर्म। सर मेरे को हॉस्पिटल स्पेस को लेकर ना आपसे बात करनी थी, मैं फोर्टिस का शेयर देख रहा था, इन्होंने जो 2 शेयर बोले हैं एस्टर डीएम और यथार्थ हॉस्पिटल के, वो तो बात करेंगे ही। फोर्टिस का शेयर सर अब डिसाइसिवली 1,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये पूरा स्पेस जो है ना, इसको लेकर मेरी पहले भी 1-2 एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, बहुत बुलिश है सर इस पूरे स्पेस को लेकर। एक कौन सा कैपिटल कह रहे थे, मेडिकल कैपिटल बनता जा रहा है शायद इंडिया, दुनिया की। तो उस लिहाज से दुनिया भर से लोग आते हैं, स्पेशली यूरोप से। और एक तो मैंने खबर ये भी पढ़ी थी, जो कि हालांकि पुष्टि नहीं हुई उसकी, कि यूरोप में जो जैसे हमारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वहाँ पे उनके जो कार्ड्स या फिर इंश्योरेंस होते हैं वो शायद भारत में भी एप्लीकेबल हो गए, यानी कि वहाँ से लोग फ्लाई करके इंडिया में आएंगे, इलाज करवा के वापस जाएंगे। ऐसा भी कुछ बातचीत चल रही, सुगबुगाहट है बाजार में। तो जिस तरह का रनअप सर हम हॉस्पिटल स्पेस में देख चुके हैं, और कितनी अपसाइड है, अगर आप इस स्पेस में बुलिश हैं तो क्या आप कौन से स्टॉक्स पे खरीदारी करने की राय देंगे, और इनका सवाल भी एड्रेस कर दीजिएगा। देखिए, ऑफ कोर्स ना, हॉस्पिटल पे तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और ये काफ़ी टाइम से मैं बोल भी रहा हूँ। रीज़न वही है कि जैसे आपने बोला ना कि काफ़ी बाहर से लोग आ रहे हैं। मैं खुद 10 साल दुबई में था, तो हमारे वहाँ भी वो मेडिकल कार्ड मिलता था, लेकिन सच बोलूँ वहाँ कभी ऑपरेशन किया ही नहीं है। अगर किसी का भी कराना है तो हम सब लोग इंडियन यहीं आते थे, दुबई से भी, मिडल ईस्ट का पूरी फैमिली यहाँ आती है, पाकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अभी आप जैसे बोले यूरोप से भी। क्योंकि अपना जो मेडिकल है, अगर कुछ भी बोल दे हमें लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन उनके लिए अभी भी हम सस्ता है। एग्जैक्टली ओके। और ये जो जनरल इंश्योरेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी अभी तो जीएसटी लग रहा है, होपफुली यहाँ से जनरल इंश्योरेंस अच्छा खासा बढ़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा खासा बढ़ेगा। और इससे फायदा क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं, फोर्टिस ले लो, एस्टर डीएम, यथार्थ ले लो, तो उनको फायदा होता है। क्योंकि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है तो आप सोचोगे चलो यार, 5 लाख का तो इंश्योरेंस है, 1 लाख का खर्चा है, क्यों ना मैं बड़ी हॉस्पिटल में जाके कर लूँ। तो वही है, तो ये तरह से आई थिंक बड़ी जो, और प्लस ये सब देखो, ये सबकी कैपेसिटी 80%, 85% से ऊपर है। एवरेज रेवेन्यू पर बेड डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक ये सब कुछ इनके लिए पॉजिटिव है। अभी अभी देखो, आप वैल्यूएशन बोलोगे तो तीनों, फोर्टिस, एस्टर या यथार्थ, यथार्थ का थोड़ा कम है, बट ये सब वैल्यूएशन हाई है। और लेकिन ये रहेंगे, इसको प्रीमियम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर मार्केट में डीप आता है ना, आई थिंक वन शुड बाय एंड होल्ड दिस स्टॉक फॉर 5 years। आई थिंक दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। इवन आई एम पॉजिटिव इन एस्टर डीएम ऑल्सो, एंड यथार्थ ऑल्सो आई एम पॉजिटिव। सो ओवरऑल मैं तीनों में पॉजिटिव है, तो रखिए, नीचे आता है तो और थोड़ा आप बाय कर सकते हैं। है तो रखिए, और नीचे मिलता है तो आप इनमें और भी खरीदारी करके चल सकते हैं। पूरा हॉस्पिटल स्पेस प्रीमियम कमांड कर रहा है, और ये प्रीमियम शायद आगे भी जारी रहेंगे। वैल्यूएशन प्रीमियम्स की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है आपको महंगे ही मिलें, महंगे आप खरीदें, और ये स्टॉक महंगे ही रहें, क्योंकि जिस तरह का एक्टिविटी, जिस तरह का पूरा सिनेरियो बन रहा है इस पूरे स्पेस में, ये स्टॉक हो सकता है कि आगे भी लाइमलाइट में रहे, फोकस में रहे, और यहाँ आपको हो सकता है प्रीमियम अदा ही करना पड़े अगर आप इस स्पेस में रहना चाहते हैं। तो पीडी गर्ग साहब, आपके लिए राय यही है कि इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे में मिले तो और भी यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अभिषेक गुप्ता जी कह रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, सर नमस्ते, प्लीज सजेस्ट मी क्या करूं अगर गैप डाउन खुलता है, निफ्टी 25,300 का कॉल 122 रुपए पर है, एक लॉट है, और 25,450 का एक कॉल ले रखा है 36 रुपए पर, और एक लॉट पुट भी ले रखा है 25,300 का 60 रुपए पर, तो एक लॉट ये भी है। कैसे ट्रेड करूं कि प्रॉफिट में निकल जाऊं मैं। सॉरी संदीप, मैं इस पे तो राय नहीं दूंगी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एफ एन ओ। आई थिंक यू कैन बेटर एड्रेस इट।
मतलब सर 25,300 का कॉल भी ले रखा है, 25,450 का कॉल भी ले रखा है, 25,300 का पुट भी ले रखा है, कवर भी कर रखा है अपने आप को, फिर भी पूछ रहे हैं। तो सर आज तो हमने देखा है कि रिएक्शन नीचे की तरफ देखने को मिला, तो इनकी जो 25,300 वाली पुट है आई थिंक उसका तो प्राइस काफ़ी बढ़ गया होगा फिर। हम्म। हाँ, तो वैसा तो हुआ होगा। और देखिए यही होता है कि मार्केट वॉलीटिलिटी इतनी, और जिस तरह से देखो रुझा हुआ है, आई थिंक अभी क्योंकि ये मार्केट थोड़ा बड़ा है, अभी ये चाइना और यूएस का भी इशू चलता रहेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ के लिए तो बेटर है। लेकिन संदीप जी, मैं इस पे ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं एफएनओ है के सर। बारे इस में। बीच पवन पारिक जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर आपका व्यू दे दीजिए। एक तो धानी इनके पास सर 6,000 क्वांटिटी है 65 रुपए के प्राइस पर। अब छोटा टिकट साइज है ना, लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और दूसरा सर इनके पास यूनिवर्सल केबल्स भी है, 812 रुपये का प्राइस है इनका, और 400 क्वांटिटी इनके पास है। तो सर 65 का लिया हुआ धानी सर्विसेज आ गया 60 रुपये के नीचे। और दिक्कत की बात यह है कि 6,000 क्वांटिटी है सर, 6,000 क्वांटिटी को अगर 5 रुपये जो कि इनका लॉस है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये का लॉस है सर एक ही शेयर में। नहीं, प्रॉब्लम है ये स्टॉक में, प्रॉब्लम है। अगर आप देखिए, वही है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले क्या होता है कि ये स्टॉक ऐसे भागते हैं कि लोग फंस जाते हैं उसमें, और फिर ये नीचे आ जाते हैं। आप देखिए तो ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो पिछले 10 साल का भी, अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, सॉरी 5 साल का, तो वो -33% है। और ये बढ़ ही नहीं रहा है, बीच में लॉस था, वापस प्रॉफिट हुआ। और देखो, लॉस टू प्रॉफिट में आना और प्रॉफिट को मेंटेन करना बात अलग होती है। मैं तो अभी भी नेगेटिव हूँ ये स्टॉक में, लेकिन इतना लॉस है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा ऊपर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से नो, एट अपर लेवल्स नो यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग आउट, और नो अच्छे स्टॉक में जाना बेटर ऑप्शन होगा। और सर दूसरा स्टॉक कौन सा था? अ, यूनिवर्सल केबल्स है सर, 800 हाँ 400 यू शेयर हैं 812 रुपये के हाँ दाम पर। हाँ, यूनिवर्सल केबल्स ऑफ कोर्स, ये स्टॉक ने नो कंपैरेटिवली नो अच्छा परफॉर्म किया। इवन स्टॉक प्राइस भी देखो उस तरह से, और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी ओके है कंपेयर टू, अगर आप पॉलीकैब और वो सब देखेंगे तो उनके ज़्यादा बेटर है। KEI देख लो। तो अगर यूनिवर्सल केबल में मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये भाव पे या नहीं, आई थिंक अगर आप शिफ्ट कर पाओ, ऐसा नहीं बोलो कि ये स्टॉक अच्छा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक तो भी अगर आप जाओ तो RR केबल और KEI इंडस्ट्रीज, आई थिंक वो एक दो स्टॉक है, वहां आप नजर रख सकते हो। शिफ्ट करना है तो वहां शिफ्ट कीजिए, वहां से मुझे बेटर अपमूव दिखा कंपेयर टू यूनिवर्सल केबल। ठीक है, शिफ्ट कर जाइए आप यूनिवर्सल केबल से। अच्छे नाम अवेलेबल हैं KEI जैसे, उनमें आप अगर शिफ्ट कर जाते तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जतिन दवे जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, प्लीज़ आपका व्यू दीजिए सिल्वर बीस के ऊपर, टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए 3 महीने के हिसाब से। सर सिल्वर बीज मैं देख रहा हूँ, जो सिल्वर ETF है इनफैक्ट निपॉन इंडिया का, आज भी 3.5% का अप मूव है उसमें। इसी तरह से HDFC का भी सिल्वर ETF है, वो भी 4.5% ऊपर है। ICICI प्रूडेंशियल का सिल्वर ETF है 3.5% ऊपर है। 4% एक्सिस का सिल्वर ETF है, उसमें भी गेंस दिख रहे हैं। तो दमदार एक्शन दिख रहा है सर पूरे ही, अगर आप सिल्वर ETFs की बात करेंगे। सर 3 महीने के नज़रिए से ये आपसे व्यू मांग रहे हैं, सिल्वर ETF में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस आ सकते हैं, क्या पैसा लगाया जा सकता है अभी भी? अभी देखो, सिल्वर ETF में ये इशू भी चला था, जैसे कोटक एमसीए ने सिल्वर ETF में नो हम्म। इन्वेस्टमेंट करने को मना कर दिया। और जो सिल्वर प्राइस है उससे 10% ज्यादा ये ETF के प्राइस चल रहे हैं। अब चांदी थोड़ी, आज मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, आज 4% थोड़ी बढ़ी है, करेक्ट। तो ये कुछ ज्यादा ही भाग रहा है क्योंकि डिमांड इतनी है, शायद क्वांटिटी कम हो गई, तो मुझे लेकिन यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अंडरलाइन एसेट अगर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है और ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कुछ अगर रीएडजस्टमेंट हुआ तो फिर प्रॉब्लम में ना आ जाए, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस। और आई थिंक ये वीकेंड में बहुत चल रहा था, आई थिंक नीलेश शाह ने भी बोला कि हम लोग बंद कर रहे हैं ये, क्योंकि जो जी। अंडरलाइंग एसेट और ETF के प्राइसेस मैच नहीं हुए। तो आई थिंक थोड़ा कॉशियस होके इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा भाग रहा है कंपेयर टू अंडरलाइंग एसेट। तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा देख के कि ये तो बेटर रहेगा। एक बार चेक कर लीजिए कि सिल्वर प्राइसेस क्या चल रहे हैं, और ये अगर आपका ETF जो भी है, कितने सारे ETF है, अगर वो ऊपर है तो क्या होता है कि अगर आप ऊपर के लेवल पे चल गए और फिर नीचे आ गया तो आप फंस जाओगे। बिल्कुल, ओवर द वीकेंड हमने देखा भी है सर, कोटक महिंद्रा AMC पहले, उसके बाद UTI AMC की ओर से भी जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हॉल्ट किए गए हैं सिल्वर ETF में। तो सर इसका इम्पैक्ट आप हिंदुस्तान जिंक पे कैसे देखते हैं, क्योंकि सिल्वर में अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर किसी का है इंडिया में तो वो हिंदुस्तान जिंक का ही है। तो इस स्टॉक में आपकी क्या राय है सर, ये स्टॉक भी हाई लेवल से करेक्ट हुआ है?
नहीं देखिए, हिंदुस्तान जिंक ऑफ कोर्स नो स्टॉक अच्छा है, और प्लस इसका कहते हैं ना कि डिविडेंड यील्ड और वो सब भी अच्छा है, तो वो स्टॉक में ऐसे प्रोडक्शन और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली डिमांड ही बहुत है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक अगर ये किसी के पास स्टॉक है तो बने रहिए। और ये सिल्वर और गोल्ड दोनों दोनों और भी तेजी में लग रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ईटीएफ का इशू अलग है, लेकिन आई थिंक इवन हिंदुस्तान कॉपर भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो रखना चाहिए। और थोड़ा और नीचे मिलता है तो थोड़ा पोजीशन बना के आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, एक दो क्वार्टर आप इसको रख के चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अविनाश तमाने जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर केएनआर कंस्ट्रक्शन में क्या करें, होल्ड करें या फिर लॉस लेकर एग्जिट कर लें। तो इनका ऊपर के भाव पर लिया हुआ है सर, लॉस हो रहा है, क्या लॉस बुक करने की राय देंगे आप केएनआर कंस्ट्रक्शन में? ऑफ कोर्स ये केनाना कंस्ट्रक्शन देखे ना तो बहुत जबरदस्त गिर गया है, और उसका वन ऑफ द रीजन कि सडनली प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी डीप आई है। और प्रॉब्लम वही था कि वैल्यूएशन इसका बहुत बढ़ गया था, और अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ना 25 के पी से 5 पे आके रुका है, लेकिन बहुत सस्ता हो गया है, बहुत ही सस्ता हो गया है स्टॉक। अब इस लेवल पे निकलना मैं ना बोलूंगा, आई थिंक आप निकल के कोई फायदा नहीं है, स्टॉक भी बहुत सस्ता है। अगर थोड़ा भी प्रॉफिट अच्छा आया तो ये जंप करेगा। तो एक ठीक है, क्वार्टर राह देख लीजिए, अगर रिजल्ट अच्छा है तो मेरे हिसाब से इसमें रिकवरी अच्छी हो सकती है, तो अभी मत बेचिए, इसको होल्ड कीजिए, लेकिन नई बाइंग मत करना। ठीक है, ओके। मैं टाटा कैपिटल की लिस्टिंग की ओर बढ़ता हूँ और आईपीओ मार्केट पे फोकस करेंगे। दो एक सवाल और ले लेता हूँ। एक अर्श गौराया जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर इंडियन होटल्स में शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है? इंडियन होटल्स ऑफ कोर्स अभी मैनेजमेंट ने आके बोला कि भाई हम लोग 700 होटल ओपन करेंगे ताज ब्रांड में, तो वो सुन के तो कोई भी आंखें चार हो जाएगी। लेकिन देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक भाग चुका है, और आई थिंक कह सकते हैं ना कि होटल इंडस्ट्री में अगर कोई स्टॉक महंगा है तो ये इंडियन होटल है, बहुत ही अच्छा खासा इस लेवल पे भी अच्छे खासे लेवल पे है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट इतनी ऊपर के साइड नहीं रहेगी, ये कंसोलिडेट करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में अगर आप एक दो महीना बोलोगे तो मुझे लग रहा है कि यही रेंज में घूमेगा, अनलेस अनलेस रिजल्ट ताबड़तोड़ आ जाए तो आप 5% की मूवमेंट देख सकते हो, 5-10% की, अदरवाइज रिजल्ट तक तो आई थिंक यही रेंज में घूमेगा। ठीक है, ओके सर। सात्विक ग्रीन एनर्जी, इनके पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे, सौरभ गोयल जी पूछ रहे हैं स्टॉक को लेकर। एक सात्विक ग्रीन एनर्जी और दूसरा है जीके एनर्जी, कह रहे हैं कि इनमें क्या करना है अभी? सात्विक ग्रीन एनर्जी अच्छी स्टॉक, अच्छी कंपनी है, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। और नो देखिए ग्रीन, क्योंकि ये सब हमें भी पता है कि नो ओवरऑल इनके, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनके पास हो तो फिर आई थिंक आप होल्ड कीजिए। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ स्टॉक में, लेकिन थोड़ा बढ़ चुका है, तो अगर नहीं पाएंगे तो थोड़ा केयरफुल रहिए, आप थोड़ा डीप की राह देखिए, लेकिन अगर हो तो होल्ड कीजिए, स्टॉक अच्छा है। और दूसरा कौन सा था? सर एक सात्विक के साथ इन्होंने जीके एनर्जी पूछा है सर, जीके एनर्जी। जीके एनर्जी। जीके एनर्जी की बात करें तो ये देखो, ये स्टॉक में अगर आप देखें तो ठीक है, रिजल्ट ठीक ठीक है, और लेकिन बढ़ भी इतना हो चुका है ये। और अगर आप देखो तो लेकिन वैल्यूएशन भी ओके है। तो ये भी आप अभी अपने अगर आप देखो ऑल टाइम हाई से 7% डाउन है। और अगर बाकी सब में भी देखूँ तो ठीक है, ये इसको भी आप होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से रिटर्न रेशियो सब अच्छे, इवन आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक लग रही है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों आपको चाहे तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लग रही है अभी तो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक स्टॉक और मेरी नज़र में था, फिर मैं लिस्टिंग की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, मन इंडस्ट्रीज सर, एक बार मन इंडस्ट्रीज दिखाइए, MANIND। मन इंडस्ट्रीज के शेयर में सर हम देख रहे हैं कि आज फिर से गिरावट ही देखने को मिली, करीब 2% के आसपास की गिरावट है। खुला था 380 रुपये के आसपास हायर लेवल से, फिर ये गिर गया क्योंकि खबर ये आई है सर, आपको याद होगा एक सेबी का ऑर्डर आया था इनके ऊपर फंड डाइवर्जन को लेकर। इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसको कंसोलिडेट नहीं किया, फंड डाइवर्जन हुआ, तो उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर नीजक रिएक्शन के रूप में बड़ा डबल डिजिट गेंस, डबल डिजिट लॉसेस के रूप में देखा था। अब सैट के पास ये चले गए सर, सैट ने जो सेबी की ओर से पेनल्टी लगाई गई थी उसके ऊपर रोक लगा दी है। इनके आई थिंक मैनेजमेंट के 2-3 लोग थे, उनके ऊपर 2 साल के लिए बैन भी लगाया गया था, वो भी सब हटता हुआ दिखा है। तो स्टॉक लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है सर, क्या करें? 375 रुपये के आसपास सेबी के फैसले पर ज़्यादा फोकस करें या सैट ने जो रोक लगा दी उसके ऊपर?
नहीं नहीं, सेबी के फैसले पे ज़्यादा फोकस कीजिए। देखो ये सब तो कोर्ट केस तो ऐसा ही होता है कि बैन लगेगा फिर वापस स्टे होगा ये वो, लेकिन जब तक इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा ये एक चीज़ ना इस स्टॉक पे चलती रहेगी, और वो उसके वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। जब तक ये सेबी का जो ऑर्डर आया था उस पे पूरा खारिज नहीं हो जाता या वो रिवर्स नहीं होता, तब तक आई थिंक इसमें एंटर करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि सेबी ने बोला है। और आई थिंक ये सेंटिमेंटल बहुत बड़ा नेगेटिव, अगर मैं भी फंडामेंटली देखूँ ना तो मैं ऐसी कंपनी में नहीं जाऊंगा जहां प्रमोटर के साथ इतना सारा बड़ा फैसला लिया गया। मेरे हिसाब से कंप्लीटली नहीं होगा, रुक जाइए। सेबी का ऑर्डर के आगे क्या आता है, इस केस जो चल रहा है, फिर आई थिंक कंक्लूजन के बाद एंटर कीजिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ओके। और भी बहुत सारे सवाल हैं, मेरे पास थोड़ा समय कम है, जरा प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है उसको लेकर हमारे दर्शक हैं, आई थिंक सौरभ सिंह जी, उनका भी सवाल आया था। तो सर देखिए, जहाँ पे हम देख रहे थे कि प्री ओपन में जब ट्रेड हो रहा था ये उसी भाव पर आप देखिए 326 रुपये का इशू प्राइस है और 330 रुपये पर जाकर ये सेटल होता हुआ दिखा है। तो इसी भाव पर अगर सर ये लिस्ट हो जाता है 4 रुपये ऊपर, तो फिर जैसे आप कह रहे थे या तो निकल जाइए अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर जो इशू प्राइस है 326 रुपये का वो स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। तो राय वही है सर अभी भी? जी वही है, देखिए अगर फंडामेंटली देखो तो जो है वो आ गया है ऑलरेडी, 330 का है। अब देखो अभी वो स्पेकुलेशन है अब वो इसको जहां जाना होगा जाएगा, तो आपको नसीब लेना है तो या तो 324 320 का स्टॉप लगा नसीब देख लो, अगर चल गया तो अपना नसीब है, अदरवाइज निकल जाओ। ठीक है, निकल जाना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट नहीं है। और ये तब से है जब से आईपीओ आने वाला था, तब से अनलिस्टेड स्पेस में तो हमने बहुत ज़्यादा यूफोरिया देखा है। उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए उन्होंने पैसे जलाए हैं, अपने हाथ जलाए हैं, और जिन्होंने आईपीओ में भी पैसा लगाया 326 रुपये पे, वो भी देखिए डर के माहौल में है, उनका भी पैसा टूटने की कगार पर है। तो अगर आप रिस्क अवर्स हैं, ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं, तो इससे निकल जाएं, शायद आपके लिए यही बेटर होगा। 10 बजे देखते हैं कि कैसा होता है रुझान इसमें। आप चाहें तो एक चांस जरूर ले सकते हैं, तपन जी जैसे कह रहे हैं, हमें 326 या 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर। अच्छा सर, 2-3 आईपीओ हैं जो कि खुले हुए हैं। एक कैनरा रोबैको एएमसी, ये एक आईपीओ है जो कि खुला हुआ आज। हालांकि मैं यूटीआई एएमसी और एचडीएफसी एएमसी को देख रहा था, उनके स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं। ये आईपीओ की जहाँ तक बात है, 253-266 का इसका प्राइस बैंड है। पूरी तरह से ओएफएस है 1326 करोड़ रुपए का। सर इसमें पैसा लगाने की राय होगी आपकी? दूसरे दिन आधा भी नहीं भर पाया था ये। जी वही है कि क्या होता है कि जब आपके पीएस कंपनी इतना चलते हैं और ना, तो फिर वैल्यूएशन भी उस तरह का हो जाता है, आप वैसे ला के आता हो और फिर आपको उस तरह से फिर नो यू आर नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट कम फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्ट, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन कैनेडा से अगर आपको करना है तो मैं यूटीआई और एचडीएफसी वहाँ मैं बेटर इन्वेस्ट करना चाहूँ कंपेयर टू कैनेडा। कैनेडा का अभी भी इतना म्यूचुअल फंड में इतना परफॉर्मेंस है, तो मैं इसको अवॉइड बोलूंगा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। आई थिंक जो आपने नाम दी वो बेटर ऑप्शन है, इवन निपोन भी अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्टली वही इन्वेस्ट करिए, क्यों जाना है। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेकेंडरी मार्केट में। इस आईपीओ के बजाय अगर आप लिस्टेड स्पेस में जो एएमसी स्पेस की कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाएं तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर आ सकता है। सर दूसरा नाम है रूबिकॉन रिसर्च का। इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दूसरे दिन के एंड तक। आज इसका भी लास्ट डे है, 2.5 गुना के आसपास ये भर चुका है। इसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस का पार्ट भी है। हालांकि फ्रेश इशू छोटा है, ओएफएस का साइज़ बड़ा है, लेकिन सर इसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। दूसरे दिन तक ये 2.5 गुना के आसपास भर चुका था। इसमें पैसा लगाया जा सकता है? हाँ इसमें लगाया जा सकता है। आई थिंक थोड़ा लिस्टिंग गेन्स भी यहाँ दिख रहा है, 15-20% का। आई थिंक ये एक वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बोलूँगा तो आई थिंक यहाँ कुछ उम्मीद है कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, तो यस यहाँ आप नो लगा सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए? हाँ लिस्टिंग गेन के लिए बाद में तो वी हैव टू सी द क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि क्या होता है कि ये आपको भी पता है जब आईपीओ लाना आता है तो कुछ खेल अलग होता है और जब रिजल्ट चालू होते हैं तब खेल अलग होते हैं, तो फिर हमें बिल्कुल। डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। मैं नॉर्मली आईपीओ को लिस्टिंग गेन ही समझता हूँ। आईपीओ बहुत ही कम ऐसे आते हैं जो फंडामेंटली बहुत ही सस्ते में आपको दे, नहीं तो यहाँ मर्चेंट बैंकर पूरी मलाई ले ही लेते हैं यहाँ, क्योंकि उनका काम है, उनको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए खेला करो आईपीओ, फिर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर रिजल्ट आए फिर आप लॉन्ग टर्म का सोचो। ठीक है, परफेक्ट है। तो कुछ ऐसा ही व्यू कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में भी लेके चलें, तीसरा नाम है ये। इसमें हाँ अगर कैनेडा। आप देखेंगे, हाँ इसमें तो सर थोड़ा टिकट साइज का भी वो है, क्योंकि 100 रुपये 106 रुपये का प्राइस बैंड है। तो ये प्राइस बैंड लोगों को वैसे अट्रैक्ट करता है। हालांकि पहले दिन ठंडा सुस्ती रिस्पॉन्स था, 10% भी नहीं भर पाया था ये।
नहीं, ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस है तो लोगों को उम्मीद लगती है कि ये आगे के चल गया, लेकिन वही है कि कैनेडा एचबीएफसी अभी भी इतना बड़ा नाम नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो काफी हद तक उसको काम करना पड़ेगा। इसके भी लिस्टेड स्पेस में अच्छी कंपनीज है, तो वो आप सोच सकते हो। लेकिन हाँ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिस्टिंग गेन्स के लिए ये भी कैंडिडेट है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स तक रखना। आई थिंक स्टिल आई एम मच मोर पॉजिटिव ऑन एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ। ठीक है, तो इसको अवॉइड करें फिर। हाँ, कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक बार टाटा कैपिटल देख लेते हैं फिर शो को वाइंड अप करते हैं। 330 पर लिस्ट हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था एनएसई पर, और 330 रुपये पर लिस्ट होने के बाद एक बार दिखा दीजिए 332 तक का भी हमने लेवल देखा, यानी कि 6 रुपये का मुनाफा मैक्सिमम हुआ जिन्होंने भी 326 रुपये पर आईपीओ लगाया और उनको मिला भी है। तो 332 तक ये गया और उसके बाद 327 रुपये 60 पैसे तक के जो जोन्स हैं वो हमने बनते हुए देखे हैं। तो आपके लिए दो राय हैं, जैसे आपको तपन सर ने बताया, अभी चांस लेना चाहते हैं 326 जो कि इशू प्राइस है, या फिर 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, या फिर अगर आप रिस्क अवर्स हैं, आप मायूस हैं, या फिर आपको पैसा नहीं बनता वो दिख रहा है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसमें से निकल जाइए, क्योंकि अभी भी आपका जो इशू प्राइस है उसके ऊपर ही है ये स्टॉक। तो कुल मिला के देखा जाए बड़ा नाम है। इस पूरे साल का 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ वैसा ही रुझान इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। टाटा ग्रुप का नाम जरूर है, लेकिन वैसा कुछ उत्साह इस स्टॉक में नहीं बनता हुआ दिखा है। जैसा हमने रिस्पांस भी देखा था, 2 गुना से कम ही सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग पर भी कोई कुछ खास पैसा इसमें नहीं बनता हुआ दिखा है। इनफैक्ट डे लो के आसपास अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, जो अभी तक जितना भी कारोबार 2-5 मिनट का इसमें हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तपन सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, जो भी बात की उसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के इन्वेस्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग संदीप जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका है। विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक तो चलिए, इसी के साथ ओपनिंग बस को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पिछले 2 दिन से मार्केट हम देखने लगातार अप मूव में था। आज कमज़ोर शुरुआत हुई है। सेटलमेंट कहाँ होता है, 3:30 बजे बाजार की क्लोजिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग बस में आपको दिन भर का बाजार का ब्यौरा बताएंगे और कल की तैयारी कराने में भी आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।